हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड ये मेरा प्रॉमिस है दैट यू विल लव इट। बहुत बढ़िया चैप्टर, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा है। आप लोगों को 11th-12th में पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया था स्कूल लेवल पे। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग भी करवाई गई थी, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बहुत सारी चीजें आपको बताई गई थी। तो कुछ कुछ चीजें सिमिलर हैं, लेकिन वो जो भी बातें आपको बताई गई थी ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको 11th-12th में गलत सिखाई जाती हैं। वो मैं आपको पढ़वाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो लीगल एस्पेक्ट से करेंगे। तब आपको लगेगा कि अकाउंट्स के टीचर ने हमारे को 11th-12th में गलत सिखा दिया था, लेकिन जो भी सीखा था बहुत सारी चीजें सही भी सिखाई है, बहुत सारी गलत भी सिखाई है। क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, वो सब हम यहीं देखेंगे। आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये। स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें 1932 ये डिनोट कर रहा है कि ये एक्ट इंडिया में कब आया होगा। 1932 में आया होगा। एक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ। हमें जो मेन समझना है वो समझना है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। मेन फोकस हमारा इस पे पार्टनरशिप शब्द, क्योंकि एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमें यहाँ पे जो मेन फोकस है वो हमें समझना है कि पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पे क्या है। इस चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप का मतलब क्या है। दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो यहाँ पे ये है कि जब हम पार्टनरशिप का शब्द का मतलब समझेंगे तो पार्टनरशिप शब्द के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ये पार्टनरशिप एक्ट आया कहां से था। तो आपको अगर मैं नॉलेज के लिए चीज बता दूं तो आपने पता होगा, आप लोगों को मैंने पढ़वाया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब 1872 जब शुरू में इंडिया में आया था, तो इस एक ये पार्टनरशिप एक्ट और एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दो एक्ट और है। उस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पहले से डले हुए थे। तो ओरिजिनली पार्टनरशिप एक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जब 1872 में जब इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन भी थे, सेल ऑफ गुड्स वाले प्रोविजंस भी थे और पार्टनरशिप वाले प्रोविजंस भी थे। देन लेटर ऑन ये रियलाइज किया गया कि पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस थोड़ा अलग तरीके से चलते, तो उनके सेपरेट प्रोविजन बनाने चाहिए और उनका सेपरेट एक्ट बनाना चाहिए। तो उसके लिए फिर 1930 के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट को बनाया गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेल ऑफ गुड्स वाले प्रोविजंस काट दिए गए, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए, सेल ऑफ गुड्स के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर 1932 में 2 साल बाद जब 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया, उसी के 2 साल बाद सरकार को रियलाइज हुआ कि एक काम करते हैं कि एक पार्टनरशिप के लिए भी सेपरेट लॉ बनाते हैं। देन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया और उस टाइम पे फिर जो पार्टनरशिप के प्रोविजन थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, उनको भी काट दिया गया। तो इसका मतलब अगर आप ये समझो कि पार्टनरशिप एक्ट का जन्म और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जन्म कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही हुआ है, ये उसी के बच्चे हैं दोनों छोड़े हुए। तो इसीलिए जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे ना, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हम ऐसे पढ़ेंगे जिसकी कनेक्टिविटी किससे होगी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होगी। वो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को। अगर तुमसे कोई सीधी सी भाषा में बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, तो आप ऐसे समझो पार्टनरशिप क्या है। तो आप यहां पे लिखो, जब 2 और मोर पर्संस, जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर, ध्यान से सुनना, क्या करना चाहते हैं? अगर कोई लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं। मैंने शब्द यहां पे लिखा है लॉफुल, खाली बिजनेस से कुछ लेन देन नहीं है। बहुत सारे टीचर ये सिखाते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है। नहीं, 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर अगर लॉफुल बिजनेस करना है, तो क्योंकि बिजनेस तो कई तरीके के, आप चरस गांजा बेचोगे, अफीम बेचोगे, तो वो तो अनलॉफुल बिजनेस है, तो वो तो वैसे भी अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर जब कोई लॉफुल बिजनेस करते हैं इंडिया के अंदर और उनका मेन एम एक्विजिशन ऑफ गेन है। उनका मेन एम क्या है? एक्विजिशन ऑफ गेन है। 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर अगर कोई लॉफुल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उनका मेन एम एक्विजिशन ऑफ गेन है, साथ में वो म्यूचुअल एजेंसी वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। अब ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा 2 मिनट बाद, 5-10 मिनट बाद समझाऊंगा। अभी के लिए उसे इग्नोर कर दो, इस म्यूचुअल एजेंसी शब्द को इग्नोर कर दो। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर अगर इंडिया में लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं और उनका मेन एम एक्विजिशन ऑफ गेन है, प्रॉफिट कमाना है, और साथ में वो म्यूचुअल एजेंसी वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। तो ये क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप कहलाएगी। और आई होप आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे, सिर्फ इस म्यूचुअल एजेंसी वाले शब्द को छोड़कर। ये क्या होता है मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा अभी के लिए सिर्फ इतना जिक्र कि अभी के लिए सिर्फ दिमाग में क्या बिठाना है कि जब भी इंडिया में 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर
एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना है और वो म्यूचुअल एजेंसी वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है हम बात करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। समझने वाली चीज ये है, यहां पे जो शब्द है वो ध्यान देने वाला है, एक्विजिशन ऑफ गेन। इसका मतलब अगर दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, अगर हम कोई ऐसी संस्था बना रहे हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर सोशल वेलफेयर करेंगे, लोगों का भला करेंगे, समाज सेवा करेंगे, लेकिन आपका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप इंडिया में सोशल वेलफेयर के लिए नहीं बनती। पार्टनरशिप इंडिया में बनेगी किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनेगी, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं बनेगी। एक तो ये समझने वाली चीज थी। दूसरी चीज, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडिया के अंदर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इंडिया में बड़े सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं। अगर हम इंडिया में फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करें, तो इंडिया में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। एग्जांपल, कंपनी है, एलएलपी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एटसेट्रा। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिया में बिजनेस करने का खाली एक ही तरीका है, पार्टनरशिप। इंडिया में कंपनी बना सकते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हो, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो इंडिया में 90% बिजनेस सबसे ज्यादा कॉमन ही चलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। जो गली मोहल्ले में पापा लोगों की दुकान होती है, हमारे पापा लोगों की, सुबह गए शटर खोला, शाम को आए शटर बंद कर दिया, अकेले बंदा ही सब कुछ संभाल रहा है, दुकान भी संभाल रहा है, कैश काउंटर भी संभाल रहा है, मैनेजमेंट भी खुद ही संभाल रहा है। हो सकता है एक दो चार नौकर रखे हो दुकान पे, लेकिन नौकर खाली सामान उठाकर देने के लिए, लेकिन पैसे का सारा कंट्रोल, बिजनेस डीलिंग सारी किसके हाथ में, पापा के हाथ में है। जो अकेले बंदे के हाथ में पूरा कंट्रोल है बिजनेस का, ऐसी को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप में दो से बंदे मिलकर काम करते हैं। HUF के अंदर आपको पता है तो फैमिली बिजनेस होता है। तो इंडिया में बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उसी का एक छोटा सा पार्ट क्या है, एक पार्टनरशिप भी है। तो और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा इंडिया में अगर आप कंपनी बनाते हो, LLP बनाते हो, तो आपको फ्रॉम द डे वन, कंपनी और LLP वाला अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको फ्रॉम द डे वन उसे रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है। लेकिन पार्टनरशिप के साथ ऐसा नहीं है। आपको 11th-12th में जब पार्टनरशिप आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो आपको उन्होंने एक चीज बताई होगी, इंडिया में पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना ऑप्शनल है। पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना, जैसे इंडिया में अगर आप कंपनी बनाते हो या LLP बनाते हो तो उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है, लेकिन इंडिया में पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आपकी मर्जी है, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कराओ, नहीं कराना ना कराओ। लेकिन यहां पे एक नोट डाल लो, एक नोट डाल लो, हाउएवर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स, however unregistered partnership firms suffer from certain disabilities. However unregistered partnership firms suffer from certain disabilities, so it is advisable, so it is advisable, so it is advisable to get the partnership firm registered. Firm registered. मैंने तुम्हें क्या बोला कि इंडिया में पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपकी मर्जी है कि आप इंडिया में पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर रहे हो तो आप उसे रजिस्टर कराओ या ना कराओ। लेकिन अगर आप अपने पार्टनरशिप को अनरजिस्टर्ड रखोगे तो उसके कुछ नुकसान है, सर्टेन डिसेबिलिटीज का मतलब है उसके साथ कुछ नुकसान होंगे, तो बेटर है कि आप उसको रजिस्टर करवा लो। अब वो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पेपर में आता भी है वो टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तुम्हारे इस कोर्स के अंदर ही मैं तुम्हारे को कराऊंगा कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना मानो कि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट इट इज एडवाइजेबल टू गेट द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। और आगे बढ़े तो आप एक चीज समझना, मैंने तुम्हारे को एक बात बताई, इंडिया में जो पार्टनरशिप बनती है ना वो थ्रू एग्रीमेंट बनती है। इंडिया में जो पार्टनरशिप बनती है
वो थ्रू एग्रीमेंट बनती है। मतलब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। और अब वो कहने को एग्रीमेंट है लेकिन एक्चुअल में वो शब्द कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब इंडिया में जो पार्टनरशिप बनती है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की जो बनती है। मान लो अगर मैं किसी के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो हम दोनों आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हम दोनों आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट हम आपस में करेंगे उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट अगर आपस में करके वो पार्टनरशिप बनेगी तो आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडिया में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो हमारे को पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस समझना पड़ेगा। हमारे को क्या समझना पड़ेगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा मैंने तुम्हारे को बताया कि इंडिया में पार्टनरशिप थ्रू एग्रीमेंट क्रिएट होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होती है। तो इसका मतलब अब इसकी कनेक्टिविटी आएगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसको बोलते हैं। ऑल्दो वैसे मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है और आप उसके बाद इसको देख रहे हो, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं। आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि अगर आपको इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको दो चीजें पूरी करनी पड़ती हैं। अगर आपको इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको दो चीजें पूरी करनी पड़ती हैं। एक होता है एग्रीमेंट प्लस दूसरा होता है एनफोर्सेबिलिटी। एक होता है एग्रीमेंट एंड दूसरा होता है एनफोर्सेबिलिटी। और आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि एग्रीमेंट जो होता है वो दो चीजों से बनता है। एक होता है ऑफर, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट। मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई मैं चीज आपके साथ आपको बेचना चाहता हूं, मैं आपके साथ पार्टनरशिप एंटर करना चाहता हूं, और सामने वाला बंदा कहता है हाँ मैं भी आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हूं। तो मैंने उसे ऑफर दिया, उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट हो गया। अब ये जो एनफोर्सेबिलिटी है, इसके लिए एनफोर्सेबिलिटी का वैसे हिंदी मतलब होता है लागू करना, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि अगर आपको किसी एग्रीमेंट को एनफोर्स कराना है तो आपको सेक्शन 10 की 6 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। सेक्शन 10 की कितनी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी? 6 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। और वो 6 कंडीशंस एनफोर्सेबिलिटी की क्या क्या थी, अगर मैं आपसे बात करूं तो वो 6 कंडीशंस क्या क्या थी? पहली थी कंपीटेंट पार्टीज। कंपीटेंट पार्टीज का मतलब है कि इंडिया में जो भी बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होने चाहिए। और हमारा लॉ ये कहता है कि इंडिया में एवरी पर्सन इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है एक्सेप्ट 3 पर्सन कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट फॉलोइंग 3 पर्सन। वो 3 बंदे कौन कौन से हैं जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है? अगर हम बात करें तो एक है माइनर, सेकंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड थर्ड है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। थर्ड कौन है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर एक ऐसा बंदा है जो अभी इंडिया में 18 साल का नहीं हुआ। अनसाउंड माइंड मतलब वो जिसका दिमाग काम नहीं करता। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, लेकिन अभी के लिए इतना मानो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब एक ऐसा बंदा जो अभी जेल में है या जिसके अगर इंडिया में भी वॉर चल रही है और हमारी उस कंट्री के लोगों से दुश्मनी है तो वो हमारे लिए डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ लगे। जैसे मान लो हमने किसी पाकिस्तान के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था और मीनवाइल इंडिया और पाकिस्तान की वॉर छिड़ गई तो वो बंदा हमारे लिए डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हो जाएगा। या किसी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था, बंदा भी जेल में है, हिरासत में, तो हमारे लिए क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। तो ऐसे बंदे के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो भी सस्पेंड हो जाता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो लॉ कहता है कि इंडिया में जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ध्यान ये देना है कि आप उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे जो कि कंपीटेंट है। कंपीटेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है। और इंडिया में लॉ कहता है हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य, 3 लोगों को छोड़कर, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ये पहली कंडीशन है एनफोर्सेबिलिटी की। नेक्स्ट कंडीशन है फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी प्रेशर। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैं सामने वाले को बंदे को बोल रहा हूं क्या यार तू मेरा दोस्त है, मेरे साथ पार्टनरशिप वाला बिजनेस करेगा, हम पार्टनरशिप करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उसकी और मेरी फ्री कंसेंट है, हमारे ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, हम लोगों ने अपनी मर्जी से कंसेंट दी है, सहमति दी है। लेकिन केस 2, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूं ये लेते, उसके सर पे गन पॉइंट पे, उसके सर पे गन रख रहा हूं और उसको गन पॉइंट पे उससे हाँ करवा रहा हूं, चल भाई चल मेरे साथ पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर। अब वो बेचारा डरा डरा कह रहा ठीक है चल भाई स्टार्ट कर लेते हैं। इसका मतलब उसने कंसेंट तो दी लेकिन फ्री नहीं है, प्रेशर है। फ्री नहीं है, प्रेशर है। तो लॉ कहता है कंसेंट मस्ट बी फ्री। थर्ड होता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या होता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है बिजनेस।
लॉफुल का मतलब इट शुड बी लॉफुल। आप इंडिया में जो भी बिजनेस करोगे तो आप लॉफुल करोगे। मान लो दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और पार्टनरशिप में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम चरस गांजा बेचेंगे, तो लॉ कहता है ये अलाउड नहीं है, इट शुड बी लॉफुल बिजनेस। आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का काम कर लो, आप शू मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लो, आप जो भी काम करोगे इट शुड बी लीगल, इट शुड बी लीगल। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। तो कंपीटेंट पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ देना। आप एक भैया किराने की दुकान पे गए, आपने उसको बोला भैया एक कोक की बोतल दे दो, कितने की है? उसने बोला 50 रुपए की है। तो आपने उसको 50 रुपए दे दिए, उसने आपको कोक की बोतल दे दी। तो आपके लिए कंसीडरेशन क्या थी? कोक की बोतल, और उसके लिए कंसीडरेशन क्या थी? 50 रुपए। तो वो कह रहा है इट शुड बी लॉफुल। कंसीडरेशन हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी के पास गया, मैंने कहा पकड़ा 1000 रुपए, एक अफीम की पुड़िया दे दे, तो वो कंसीडरेशन जो बदले में मेरे को मिल रही है वो अनलॉफुल है। तो कंसीडरेशन शुड बी लॉफुल। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब होता है यूजलेस। आप जो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रहे हो वो एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए, यूजलेस नहीं होना चाहिए। मान लो दो बंदे मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं और हमारा काम क्या है, हम एक कंपनी खोल रहे हैं, हम एक पार्टनरशिप खोल रहे हैं, उसमें हम लोगों को बताएंगे कि तारे गिन के दिखाएंगे कि आसमान में कितने तारे हैं, 2 लाख रुपए दो, आसमान में तारे गिन के दिखाएंगे। क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। या हम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना? अच्छा आओ हम एक होटल खोल रहे हैं, है ना, आसमान में, और तुम्हारे को वहीं पे रह के तुम्हारा रूम बुक करेंगे 2 दिन के लिए, आओ वहीं रहो। ऐसा कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अनलॉफुल, और दैट इज कह सकते हैं कि वॉइड, यूजलेस, इम्पॉसिबल। 6th आता है देयर मस्ट बी लीगल रिलेशंस। पार्टीज के बीच में क्या होने चाहिए? लीगल रिलेशंस होने चाहिए, सोशल रिलेशंस नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया गया, यहां नहीं पढ़ाया जा रहा इसका। लेकिन मैंने तुम्हारे को क्या बताया कि पार्टनरशिप इंडिया में कैसे बनती है? थ्रू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है, वो सारी कंडीशन ये थी। ये तुम्हारे को मैं रिकॉल करवा रहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, डिटेल में तो मैं उनके बारे में वहां समझाता हूं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का बैकग्राउंड दिया तुम्हारे को यहाँ पे कि अगर मेरे को मान लो किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो पहली बात मैं उसे ऑफर दूंगा, भाई मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा, वो मेरे को एक्सेप्टेंस देगा, हाँ भाई मैं पार्टनरशिप करने को तैयार हूं, तो एग्रीमेंट तो हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए हमारे को एनफोर्सेबिलिटी की 6 कंडीशन पूरी करनी है। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी, इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि जिसके साथ जिसको भी हम पार्टनर बना रहे हैं वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो अनसॉन माइंड नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए, हमारी कंसेंट फ्री होना चाहिए, हमारा बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अगर हम ये सारी कंडीशंस पूरी कर देंगे तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब वो पार्टनरशिप वैलिड मानी जाएगी। इससे चीज क्लियर हो रही है कि पार्टनरशिप बनती ही कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है, तो इसका मतलब जब जब पार्टनरशिप एक्ट लगेगा साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी लगेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज मैंने अगर आपको बताया कि पार्टनरशिप जो होती है, मैंने तुम्हारे को बताया थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनती है, थ्रू एग्रीमेंट बनती है। इस एक्ट के अंदर देखो, ऐसे तुम्हारे को बता दूं नॉलेज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे भी आपने पढ़ा कि एग्रीमेंट छोटा सा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, आपने पढ़ा कि एग्रीमेंट में ऑफर एक्सेप्टेंस होती है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साथ में एनफोर्सेबिलिटी भी होती है। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को इंटरचेंजेबली यूज किया जा रहा है। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों शब्द एक ही माने जाएंगे इस एक्ट के अंदर। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप के बारे में, तो मैंने तुम्हारे को बताया पार्टनरशिप जो है वो एक आपस में दो पार्टनर्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में किया गया एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अगर आपको याद हो तो वहां पे आपने पढ़ा था कि एग्रीमेंट भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक होते हैं इंप्लाइड एग्रीमेंट। ये आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा था। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, या एक्सप्रेस एग्रीमेंट बोल लो, इंप्लाइड एग्रीमेंट बोल लो। मैंने तुम्हारे को बोला ना यहां पे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है, तो इसको स्लैश करके ऐसे भी लिख सकते हो, एग्रीमेंट स्लैश कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे 2 तरीके के, एक पढ़े थे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक पढ़े थे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट थे जो या तो बोल के करे गए हैं या लिख के करे गए हैं। एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है विच आर ईदर इन रिटन वर्ड्स which are either in written words or in spoken words, जो या बोल के करे गए हैं या लिख के करे गए हैं।
और इंप्लाइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो ना बोल के करे ना लिख के करे, बट विच आर इन्फर्ड बाय द conduct of a person or the circumstances of the case। तो मैंने क्या बताया, एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो हैं जो या बोल के करें लिख के करें, इंप्लाइड एग्रीमेंट वो हैं जो ना बोल के करें ना लिख के करें, लेकिन देख के पता लग रहा है कि इनके बीच में एग्रीमेंट है। अब ये कैसे है मैं तुम्हें समझाता हूं, एग्जांपल लेके समझाता हूं, बड़ा ध्यान सुनना। अच्छा, एक होता है मैंने सामने वाले बंदे को बोला, मेरा बचपन का दोस्त है यार, दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से काम करेंगे, बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। अब हम दोनों क्योंकि बचपन के दोस्त थे तो हमने कोई आपस में लिखत कागज में लिखत पढ़ी नहीं करी, कुछ कागज पे नहीं लिखवाया, सिर्फ जुबान का खेल है और आपस में सिर्फ दोनों ने दोस्ती आ रही थी, दोनों ने मिलकर एक दुकान खोल ली, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो दैट इज ऑल्सो पार्टनरशिप, लेकिन वो कौन सी पार्टनरशिप है, स्पोकन वर्ड्स वाली, दैट इज ओरल पार्टनरशिप, जो आपने आपस में बोल के कर ली ओरली, उसमें कोई लिखत पढ़ी कुछ नहीं करी। लेकिन वही पार्टनरशिप को अगर मान लो दो दोस्त हैं लेकिन फिर भी हम दो, क्योंकि इंडिया में आपको पता है जुबान की कोई औकात नहीं होती, तो बेटर तरीका यह कि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हमेशा जुबान तो अप्रूव कर नहीं पाओगे, तो बेटर है कि आप चीजों को राइटिंग में लिखवा कर ही डील डन करो। तो दूसरा तरीका यह है कि दोनों दोस्त आपस में मिलकर रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ये हमारे राइट्स होंगे, ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, हम इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर आप उसी एग्रीमेंट को रिटर्न वर्ड्स में लिखवा दोगे, राइटिंग में लिखवा दोगे, तो इसे हम बोलेंगे रिटर्न एग्रीमेंट, और इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड, इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड, इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो इसका मतलब पार्टनरशिप तीन तरीके से होती है, एक होती है ओरल, एक होती है राइटिंग में, और तीसरी होती है इंप्लाइड। इंप्लाइड वाली के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इंप्लाइड कैसी होती है। तो अभी हमने एक्सप्रेस की दो कैटेगरी पढ़ ली, ओरल वाली और रिटर्न वाली। ओरल वाली तो सबसे ज्यादा ये वाली होती है इंडिया में, आपको पता है सबसे ज्यादा ओरल वाली होती है, क्योंकि पता क्या है, बहुत सारे लोग ना इंडिया में आप देखो कि दोस्ती यारी में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या फैमिली बिजनेस में स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं, मेरे चाचा का लड़का, मैं मेरे ताऊ का लड़का बचपन के हैं, बचपन से भाई हैं, एक साथ उठे बड़े हैं, और मान लो हम लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि यार एक मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया दोनों ने मिलकर, तो वो हमारी पार्टनरशिप ही है, दोनों प्रॉफिट शेयरिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस वो हमने राइटिंग में नहीं लिखवाया, वो ओरल थी, है ना। और राइटिंग वाले में क्या होगा कि जब हम उन्हीं सारी अपने राइट्स को, हमारे क्या क्या राइट होंगे, हमारे क्या क्या लाइबिलिटी होंगी, हमारी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, हम कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, जब हम उन्हीं सारी चीजों को राइटिंग में लिखवा देंगे तो वही पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। तो पार्टनरशिप ओरल भी होती है, रिटर्न भी होती है। अब नेक्स्ट आती है इंप्लाइड, जो ना बोल के करी ना लिख के करी, और कई बार तो ऐसा होता है उन लोगों को आपस में भी नहीं पता कि उनकी पार्टनरशिप है, लेकिन वो पार्टनरशिप होती है। अब वो कैसे होती है मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, उसे हम बोलते हैं इंप्लाइड पार्टनरशिप। जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये फादर है, इसके 3 सन है, इसके 3 सन्स हैं, एक्स वाई और जेड, ये 3 बच्चे हैं इसके, ठीक है। तो एक फादर है मिस्टर ए, उसके 3 बच्चे हैं एक्स वाई और जेड। मान लो फादर का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मान लो फादर का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा, बड़े लेवल पे, और फादर इस बिजनेस को संभालते हैं। मान लो ये जो बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट्स का है, फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है। मान लो फादर की डेथ हो गई, और जैसे ही फादर की डेथ हुई तो ये जो 3 बच्चे थे, ये उम्र में बच्चे नहीं है, बाप के लिए बच्चे हैं, लेकिन ये सारे के सारे एडल्ट थे, 18 साल से ऊपर के थे। और जैसे ही फादर की डेथ हुई तो इन तीनों के तीनों बच्चों ने इस दुकान पे जाकर बैठना स्टार्ट कर दिया। अब तीनों बच्चे पापा की दुकान को संभाल रहे हैं, उसी एक ही बिजनेस को संभाल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है तो तीनों बच्चे मिलकर संभाल रहे हैं। और जब शाम को जितनी भी कलेक्शन होती है, जितना भी प्रॉफिट कलेक्ट होता है, वो तीनों बच्चे आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और अगर कल को कोई लॉस भी होता है तो वो तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल भी हैं, है ना। इसका मतलब सारे प्रॉफिट शेयरिंग भी खुद कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं, कोई लॉसेस हो रहे हैं तो सारे बियर भी मिलके कर रहे हैं। तो इनको खुद भी नहीं पता कि इनके बीच में क्या हो चुका है, पार्टनरशिप बिजनेस हो चुका है। ये आपस में क्या बन चुकी है, पार्टनरशिप बन चुकी है। लेकिन ये कौन सी पार्टनरशिप है, इंप्लाइड पार्टनरशिप।
इन्होंने ना तो बोल के, अच्छा इन्होंने ना तो आपस में कोई रिटर्न में एग्रीमेंट करा था कि आज से हम तीनों पार्टनर हैं, ना इन्होंने आपस में बोला था कि अच्छा आज से हम तीनों भाई पार्टनर हैं, नहीं। लेकिन इनके जो सर्कमस्टांसेस है वो ये शो कर रहे हैं कि इन्होंने चला चला बिजनेस बाप का संभाल लिया और प्रॉफिट इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की हरकतों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लो एक्स कोई मार्केट से लोन लेके आया बिजनेस के लिए, और मान लो अगर कल को एक्स दुकान पे नहीं है और वाई और जेड बैठे हैं, तो उस लोन की पेमेंट ये दोनों करेंगे। वाई और जेड ने कोई ट्रांजेक्शन करी है और वाई और जेड अभी दुकान पे नहीं है, एक्स है तो एक्स एग्जीक्यूट करेगा, है ना। कोई लॉस हो गया तो तीनों मिलके बियर कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो तीनों इक्वल लेवल के क्या बन गए, पार्टनर। लेकिन इन्हें खुद भी नहीं पता है पार्टनर है, लेकिन ये पार्टनर बन चुके हैं क्योंकि इनके सर्कमस्टांसेस क्या शो कर रहे हैं, पार्टनर है। और जबकि इन्होंने कभी जिंदगी में अपने मुंह से नहीं बोला होगा आज से हम तीनों भाई पार्टनर हैं या आज से हम लिखत में लिख रहे हैं, लेकिन ये भी क्या है, पार्टनरशिप। तो ये बहुत कॉमन होती है, देखा होगा पापा चाचा की पार्टनरशिप, चाचा ताऊ की पार्टनरशिप, तुमने अपनी फैमिली बिजनेस में देखा होगा। तो वो उन्होंने कभी, तुम देखना बहुत सारे लोगों ने ऐसे होंगे जो बड़े भाई और आपस में भाई भाई की पार्टनरशिप है, पहले दादाजी का बिजनेस था, बच्चे संभाल रहे हैं, और उन्होंने आपस में कभी बोल के नहीं करा कि हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, बस पापा की दुकान थी बच्चे संभाल रहे हैं, बात खत्म। तो पहले पापा की दुकान थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, लेकिन अब उसको 3-4 बच्चे संभाल रहे हैं, तो आपस में क्या बन गई, पार्टनरशिप बन गई। सबकी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबकी इक्वली लॉसेस बियर कर रहे हैं, सब इक्वली बिजनेस को संभाल रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो पार्टनरशिप, बट दैट इज इंप्लाइड पार्टनरशिप। दैट इज कौन सी पार्टनरशिप, इंप्लाइड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप भी दो तरीके की हो गई, एक हो गई एक्सप्रेस पार्टनरशिप, एक हो गई इंप्लाइड पार्टनरशिप। और एक्सप्रेस भी दो तरीके की हो गई, एक हो गई रिटर्न में, दूसरी हो गई ओरल में। और जब आप उसे रिटर्न में करवाओगे तो वही क्या बनती है, रिटर्न एग्रीमेंट बनता है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और सिखाई गई होगी, इससे अभी ऊपर एक चीज क्लियर हुई। मैंने तुम्हारे को बताया कि पार्टनरशिप करने के लिए, मैंने तुम्हारे को बताया कि कोई भी पार्टनर माइनर नहीं होना चाहिए, मगर आपको ना 11th-12th में आपके टीचर्स ने सिखाया होगा कि माइनर कभी भी वैसे पार्टनर नहीं बन सकता, मगर वो बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बन सकता है। आपको कभी आपके टीचरों ने सिखाया हो तो उस टीचर को बोल देना, भाई तूने गलत सिखाया है, माइनर कभी भी पार्टनर तो बनता ही नहीं है। जैसे ही आप पार्टनर बनोगे ना, तो पार्टनर बनने का मतलब है कि आप प्रॉफिट के लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो, लॉसेस के लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो, और कल को अगर वो बिजनेस वाइंडिंग अप में जाएगा, डूबेगा, तब भी आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन माइनर के अगर आप खाली बेनिफिट्स के लिए ऐड कर रहे हो, तो वो माइनर बेनिफिट्स के लिए खाली पार्टनर, वो उसे हम बोलते हैं माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आपने कभी चीज पढ़ी होगी, माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। और आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट फ्रॉम द डे वन वॉइड होते हैं, फ्रॉम द डे वन यूजलेस होते हैं। तो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, बट ही में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ये बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बनने में और पार्टनर बनने में क्या फर्क होता है, तो मैं समझाता हूं। देखो, सुनना, पहले तो एक नोट डालो, माइनर कैन नेवर बिकम a partner in a partnership firm but he may be admitted to the benefits of partnership firm। मैंने क्या बोला, माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये क्या चीज है, देखो, एक शब्द होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, एक शब्द होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये एक अलग चीज है। और ये जो ऊपर वाला कंसेप्ट समझाया कि माइनर में भी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये अलग चीज है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन 11th-12th के टीचर इसको मिक्स कर देते हैं। 11th-12th टीचर इसको मिक्स कर देते हैं। वो ये बोलते थे कि माइनर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड हो रहा था, वो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली वाला पार्टनर है। नहीं, दोनों कंसेप्ट में फर्क क्या, मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। ये 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करा है और इन्हें उस बिजनेस के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा और तीनों आपस में क्या है, पार्टनर है। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये एक एक्सपीरियंस बंदा है, इसको उस बिजनेस की बहुत नॉलेज है, इसको इस बिजनेस की बहुत स्ट्रांग नॉलेज है। अच्छा, जैसे मान लो इन तीनों ने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करा है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करा है, और मान लो एक मिस्टर ए नाम का बंदा है, और मिस्टर ए को उस बिजनेस की बहुत, रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस की
रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस की बहुत स्ट्रांग नॉलेज है, मान लेते हैं बिजनेस की क्या है, बहुत स्ट्रांग नॉलेज है, ठीक है ना। अब ये तीनों गए इसके पास, ए के पास, और ए को बोलते हैं भाई तेरे को रेडीमेड गारमेंट की बहुत स्ट्रांग नॉलेज है, तू हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले, हमारा नया नया बिजनेस है, हमारे को अभी बिजनेस की ज्यादा समझ है नहीं। ए कहता है भाई मैं पागल हूं, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूंगा, तुम लोग इस बिजनेस में नए नए आए हो, मैं तो पहले से डील कर रहा हूं, तुम्हारे साथ आऊंगा पता चले बिजनेस को लॉस हो गया तो मेरे को लॉस भी भुगतना पड़ेगा। तो ये ए क्या बोलता है, मैं तो नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। तो एक्स वाई जेड क्या बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक्स वाई जेड ये बोलते हैं भाई तू हमारे साथ पार्टनर बन जा, हमारे साथ पार्टनर बन जा हमारे बिजनेस में, कल को अगर प्रॉफिट होगा तो चारों में इक्वली डिवाइड होगा, लेकिन अगर कल को लॉस होगा तो हम तीनों बियर करेंगे, तेरे को देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो ए लायबल है, मतलब ए को मिलेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो ए लायबल नहीं है, ए को चुकाने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में हम ए को बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। इसका मतलब प्रॉफिट के केस में लायबल है लेकिन लॉसेस के केस में लायबल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ तब तक खेल है जब तक, ये देखो पार्टनर का मतलब क्या होता है, ये प्रॉफिट और लॉस का खेल कब तक चलता है, जब तक पार्टनरशिप का बिजनेस गोइंग कंसर्न में है। अगर एक बार पार्टनरशिप डूब गई, पार्टनरशिप खत्म हो गई, तब ये चारों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो तीनों भी चुकाएंगे और ए भी चुकाएगा। देखो अगर पार्टनरशिप गोइंग कंसर्न में है और बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो जब जब प्रॉफिट होगा वो तीनों मतलब चारों में बटेगा, और लॉस होगा तो खाली ऊपर वाले तीनों में बटेगा, एक्स वाई जेड में। ए को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल को बिजनेस पूरा ही डूब गया तो वो तीनों भी चुकाएंगे और ए भी चुकाएगा। तो इसका मतलब पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली को भी अगर बिजनेस खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे चुकाना पड़ता है, लेकिन गोइंग कंसर्न में वो लॉसेस के लिए लायबल नहीं है, वो खाली प्रॉफिट के लिए ही एलिजिबल है। लेकिन माइनर इससे डिफरेंट कैसे है, अगर मान लो तीन बंदे हैं ए बी और सी, और ये तीनों पार्टनर्स हैं, और मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ये माइनर है, और मान लो इसका ए से बहुत अच्छा रिलेशन है, तो ये क्या बोलते हैं, मान लो कि पहले 1 लाख का प्रॉफिट होता था, मान लो इस फर्म को, मान लो 1 लाख का इस फर्म को प्रॉफिट होता था, पहले वो इन तीन लोगों में बढ़ता था। मान लो इन्होंने बाद में एक एक्स को ऐड कर दिया और इन्होंने बोला कि आज से तू हमारे बिजनेस के अंदर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड हो गया है। बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड होने का मतलब ये है कि अब से हमारी फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में इक्वल बटेगा, सब में इक्वल बटेगा। तो इसका पहले 1 लाख 3 लोगों में बढ़ता था, अब 1 लाख 4 लोगों में बटेगा, 25 हजार, तो सब में अब 4 बंदों में बटेगा। लेकिन अगर कल को ये पार्टनरशिप, अच्छा लॉसेज होंगे तो एक्स लायबल नहीं है, प्रॉफिट होंगे तो सब में बटेगा। अच्छा क्या ये इससे सिमिलर कंसेप्ट है, यहां पे सिमिलर है, यस। तो ये पार्टनर इन प्रॉफिट से सिमिलर लग रहा है कि पार्टनर इन प्रॉफिट में भी यही था कि अगर लॉसेज होंगे तो वो ए लायबल नहीं है, एक्स वाई जेड लायबल होंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट होंगे तो चारों में बटेगा। तो यहां तक तो सिमिलर है कि अगर प्रॉफिट होंगे तो चारों में बटेगा, एबीसी और एक्स माइनर में बटेगा, लेकिन लॉसेज होंगे तो खाली इन तीन ही बियर करेंगे, एक्स बियर नहीं करेगा। लेकिन अगर कल को ये बिजनेस वाइंडिंग अप में चला गया तो वाइंडिंग अप के टाइम पे भी माइनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वाइंडिंग अप पे भी इन तीनों को ही भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे ये इनसे डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हारे को क्या बताया, अगर कल को बिजनेस वाइंडिंग अप में चला गया तो वहां पे चारों चुकाएंगे। गोइंग कंसर्न में प्रॉफिट लॉसेस में ए खाली प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए लॉसेस में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अगर डूब गया तो चारों को चुकाना पड़ता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली वाले को भी चुकाना पड़ता है। लेकिन माइनर जब बेनिफिट्स के लिए ऐड होता है तो माइनर तो कभी भी लायबल नहीं होता, अगर कल को बिजनेस डूब भी गया वो तब भी लायबल नहीं है। तो अगर बिजनेस डूब भी गया तब भी इन तीनों को चुकाना पड़ेगा, और बिजनेस गोइंग कंसर्न में तब भी प्रॉफिट तो सब में बढ़ेगा, लेकिन लॉसेस के लिए खाली इन तीनों को चुकाना पड़ेगा। तो आई होप आपको एक फर्क समझ आया होगा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली वाला कंसेप्ट माइनर से कैसे डिफरेंट है। तो माइनर कभी भी बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड होता है, वो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही वो पार्टनर बनेगा तो पार्टनर बनते ही तो उसकी वाइंडिंग अप के टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन माइनर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी होती ही नहीं है। और आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ा हो तो आपने वहां पे एक चीज पढ़ी होगी, माइनर की कहीं पे ड्यूटी है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। आपने केस पढ़ा होगा वहां पे, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, वहां पे आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई एग्रीमेंट माइनर के बेनिफिट के लिए है तो वो तो एनफोर्स हो सकता है, लेकिन अगर कोई माइनर एग्रीमेंट माइनर के नुकसान के लिए तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, माइनर को फोर्स नहीं कर सकते। तो सेम यहां पे जब तक माइनर को बेनिफिट मिल रहा है तब तक तो वो बढ़िया है, लेकिन जैसे ही अगर बिजनेस वाइंडिंग अप में गया तो आप माइनर को फोर्स नहीं कर सकते अपने पास से पर्सनली लायबल चुकाने के लिए। हाँ, जितना इन पार्टनर्स ने उसको प्रॉफिट दिया था, अगर वो उतने हिस्से का पैसा माइनर से वापस मांगना चाहे तो मांग सकते हैं, लेकिन माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। माइनर अपने घर से एक्स्ट्रा पैसा लाकर नहीं चुकाएगा अगर लॉस ज्यादा गया। जैसे मान लो पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस का लॉस हो गया
50 लाख का, और मान लो 50 लाख के लॉस में मान लो सब में इक्वली बटना है, तो वो ए बी सी तीनों इक्वली बांटेंगे। वो ए एक्स को नहीं बोल सकते कि 12.5 लाख सब मिलके, मान लो 50 लाख का लॉस है तो इसका मतलब कितना हो गया, अगर हम 4 में डिवाइड करें तो 12.5 लाख ईच। तो एबीसी ये नहीं बोल सकते कि 50 लाख का लॉस है तो 12.5 लाख एक्स तू भी चुकाएगा, बाकी 12.5 हम चुकाएंगे, नहीं। इन तीनों को मिलकर पूरा 50 लाख चुकाना पड़ेगा, एक्स से नहीं मंगा सकते। ये हद से ज्यादा एक्स से कितना मंगा सकते हैं, मान लो उन्होंने अगर एक्स को 2 लाख का प्रॉफिट ट्रांसफर करा था या 1 लाख का प्रॉफिट ट्रांसफर करा था, तो खाली उतना ही पैसा मंगा सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा माइनर से नहीं मंगा सकते। लेकिन इस वाले केस में अगर ये बिजनेस डूब गया तो आप पार्टनर ने प्रॉफिट होने वाले को इक्वली लायबल ठहराओगे कंट्रीब्यूट करने के लिए, जितने की भी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होगी सारे मिलकर चुकाएंगे। तो आई होप आपको फर्क समझ आ गया होगा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली वाले से। तो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली वाला कंसेप्ट सिर्फ गोइंग कंसर्न के लिए होता है, वाइंडिंग अप के लिए नहीं होता। वाइंडिंग अप पे सब एक को इक्वली चुकाना पड़ता है, लेकिन उस वाले केस में माइनर तो कभी भी लायबल नहीं होता, ना गोइंग कंसर्न में ना वाइंडिंग अप में। माइनर को सिर्फ बेनिफिट के लिए होता है। इसलिए पार्टनर इन जो माइनर वाला कंसेप्ट आपको आपके टीचरों ने सिखाया होगा, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि माइनर जो है वो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड हो सकता है, लेकिन वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर कट मना करता है कि माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट फ्रॉम द डे वन वॉइड होते हैं, तो वो पार्टनर बनेगा कैसे, क्योंकि पार्टनरशिप तो बनती कैसे है, थ्रू एग्रीमेंट। अच्छी चीज और, इससे एक चीज और क्लियर हो रही है। देखो 2 तरीके के बिजनेस होते हैं जो फर्क समझने वाले हैं। एक होता है पार्टनरशिप का बिजनेस, एक होता है एचयूएफ का बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, जो एचयूएफ का बिजनेस है ना, वो थ्रू स्टेटस क्रिएट होता है। एचयूएफ कैसे बनती है, थ्रू स्टेटस बनती है। और जो इंडिया में पार्टनरशिप बनती है वो कैसे बनती है, थ्रू एग्रीमेंट। अब ये स्टेटस और एग्रीमेंट का क्या मतलब है, जरा समझना बड़े ध्यान से। देखो आप लोगों ने कभी एक चीज सुनी होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, मान लो 4 बंदे एचयूएफ का बिजनेस चला रहे थे और मान लो उनकी फैमिली में एक नया बच्चा पैदा हुआ है, तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा वो फ्रॉम द डे वन उस बिजनेस का इक्वल मेंबर माना जाएगा। मतलब हम ये मानेंगे उस बिजनेस के 4 मालिक नहीं है, 5 मालिक हैं। इसका मतलब एचयूएफ के अंदर कोई न्यू बोर्न बेबी भी है तो फ्रॉम द डे वन उस एचयूएफ के बिजनेस का इक्वल हिस्सेदार होता है, इक्वल मेंबर माना जाता है। उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा, उसके नाम का उतना ही कैपिटल रहेगी जितनी बाकी की है, इक्वल इक्वल बटेगी सब में। इसका मतलब एचयूएफ में थ्रू, इसको हम बोलते हैं थ्रू स्टेटस क्रिएट होना। तो एचयूएफ का बिजनेस स्टेटस से क्रिएट हो रहा है और एचयूएफ के अंदर जो मेंबर बनते हैं वो थ्रू स्टेटस बनते, जैसे से पैदा होते गए वो एचयूएफ के इक्वल मेंबर माने गए, है ना, और उनका इक्वल हिस्सा उस एचयूएफ के बिजनेस के अंदर पैदा होते ही। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। मान लो अगर पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं, तो अगर कल को किसी एक पार्टनर का बच्चा पैदा हो गया तो वो ऑटोमेटिक उस पार्टनरशिप का पार्टनर ही बन जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि पार्टनरशिप कैसे बनती है, थ्रू एग्रीमेंट। तो इसका मतलब अगर किसी पार्टनर का बच्चा पैदा हो भी गया तो पहले वो 18 साल का होगा, वो मेजर होगा और वो पार्टनरशिप पार्टनर्स के साथ आपस में एग्रीमेंट करेगा। उसके बाद ही वो आफ्टर साइनिंग इनटू एग्रीमेंट तभी वो पार्टनर बनेगा, वरना वो पार्टनर नहीं बनेगा। आफ्टर साइनिंग इनटू एग्रीमेंट, जब वो बंदा मेजर होने के बाद एग्रीमेंट एंटर करेगा तभी वो पार्टनर बनेगा, वरना पार्टनर नहीं बनेगा। तो पार्टनरशिप और एचयूएफ में एक और बड़ा फर्क समझ आया आपको कि एचयूएफ वो थ्रू स्टेटस क्रिएट होती है। स्टेटस मतलब बच्चा पैदा होते ही उसका इक्वल डे में पार्ट मेंबर बन जाता है एचयूएफ का, और उसका इक्वल हिस्सेदारी होती है, इक्वली उसका सब कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, इक्वली उसको सारे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर 3-4 पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं तो अगर उनका कोई बच्चा भी पैदा हो गया तो ऐसा नहीं कि फ्रॉम द डे वन उस पार्टनरशिप का पार्टनर बन जाएगा। वो बच्चा पहले मेजर होगा, मेजर होने के बाद, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है, एग्रीमेंट आपस में सिर्फ मेजर लोग ही एंटर करते हैं। तो जैसे ही वो बच्चा मेजर होगा 18 साल होने के बाद, अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो वो एग्रीमेंट एंटर करेगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, अब एक बात बताता हूं तुम्हारे, एक चीज और तुम्हें नॉलेज के लिए बताया था। पार्टनरशिप को रजिस्टर कहां पे करवाते हैं? प्रैक्टिकल बात है, तुम्हारी बुक में नहीं लिखी है, लेकिन प्रैक्टिकली बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जब मैं खुद प्रैक्टिस करता था सीएस वाली प्रैक्टिस, जब मैं यहाँ पे, तो हमने अपने टाइम पे सीएस की प्रैक्टिस करते वक्त जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, उसके बाद जब मैंने अपनी फर्म खोली थी, तो मैंने अपने हाथ से कितनी सारी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड करवाई है, कितनी सारी कंपनी रजिस्टर करवाई है। तो जैसे कंपनी क्या होती है, जैसे अगर आप इंडिया में कंपनी बना रहे हो ना, तो आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हो आरओसी के पास। कंपनी के लिए जो जब आप उसे रजिस्टर करवाते हो तो उसके लिए एक बॉडी है इंडिया में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो आप कंपनीज को कहां पे रजिस्टर करवाते हो? आरओसी के पास। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरओसी। और ये जो आरओसी होते हैं ना, ये स्टेट वाइज होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेट वाइज होते हैं। आरओसी कैसे होते हैं? स्टेट वाइज। जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली स्टेट का अलग आरओसी है, महाराष्ट्र का अलग आरओसी है, यूपी का अलग आरओसी। अगर कोई कंपनी दिल्ली में बन रही है तो वो दिल्ली वाले आरओसी पे रजिस्टर होगी। अगर कोई कंपनी मुंबई में बन रही है तो महाराष्ट्र वाले आरओसी मुंबई पे रजिस्टर होगी। अगर कोई कंपनी
यूपी में बन रही है तो वो यूपी वाले आरओसी पे रजिस्टर होगी। इसका हर स्टेट का आरओसी अलग होता है। सेम जैसे यहां पे आरओसी है, ऐसे ही ना पार्टनरशिप के केस के अंदर आप जब पार्टनरशिप डीड होती है, मैंने तुम्हारे को बोला ना पार्टनरशिप को वैसे तो रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाना चाहते हो तो पार्टनरशिप डीड रजिस्टर होती है सब रजिस्ट्रार के पास। ये सब रजिस्ट्रार क्या होता है, देखो हर स्टेट का ना एक रजिस्ट्रार होता है। जो रजिस्ट्रार होता है ना वो स्टेट वाइज होता है। हर स्टेट का क्या होता है, एक रजिस्ट्रार। उस रजिस्ट्रार के नीचे ना बड़े सारे सब रजिस्ट्रार होते हैं, और ये जो सब रजिस्ट्रार होते हैं ना ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं। ये जो सब रजिस्ट्रार होते हैं कैसे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं सिर्फ, वैसे दिल्ली में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो दिल्ली में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं कि दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना रजिस्ट्रार होगा, सब रजिस्ट्रार होगा। जो रजिस्ट्रार है वो तो स्टेट वाइज है, लेकिन रजिस्ट्रार जो है ना वो पब्लिक डीलिंग नहीं करता। पब्लिक डीलिंग कौन करता है, सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार 2, सब रजिस्ट्रार 3, एंड सब रजिस्ट्रार 4। सब रजिस्ट्रार 4। तो हर डिस्ट्रिक्ट का क्या है, अपना रजिस्ट्रार है। तो ये जो मैंने तुम्हारे को बताया कि ये जो पार्टनरशिप है ना ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रजिस्टर होती है। मतलब दिल्ली वाइज, जैसे कंपनी है, अगर पूरी दिल्ली में कहीं पे भी बने वो दिल्ली वाले आरओसी पे रजिस्टर होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में अगर कोई कंपनी ईस्ट दिल्ली में बन रही है तो वो ईस्ट दिल्ली वाले सब रजिस्ट्रार पे रजिस्टर होगी। अगर कोई पार्टनरशिप वेस्ट दिल्ली में बन रही है तो वो वेस्ट दिल्ली वाले सब रजिस्ट्रार पे रजिस्टर होगी। अगर कोई पार्टनरशिप साउथ डिस्ट्रिक्ट में बन रही है तो वो साउथ डिस्ट्रिक्ट वाले सब रजिस्ट्रार पे रजिस्टर होगी। अगर कोई पार्टनरशिप नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में बन रही है तो वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वाले सब रजिस्ट्रार पे रजिस्टर होगी। तो पार्टनरशिप हर रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तो वो उसके पास रजिस्टर होती है, वो स्टेट वाइज रजिस्टर नहीं होती, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। मतलब एक ही दिल्ली के अंदर कई सब रजिस्ट्रार होंगे और आप किसके पास जाओगे, आप सब रजिस्ट्रार पे जाओगे, आप रजिस्ट्रार पे जाओगे। पहले ऊपर रजिस्ट्रार होता है, उसके नीचे सब रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार स्टेट वाइज होते हैं लेकिन सब रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं। तो आपकी जो डीलिंग हो रही है वो सब रजिस्ट्रार से होती है, रजिस्ट्रार से नहीं होती। तो ये चीज और ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप कैसे रजिस्टर होती है और कंपनी कैसे रजिस्टर होती है। ये था पूरा पार्टनरशिप का बेस। अब हम इस पार्टनरशिप को बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेंगी। और वो जो तुम्हारे को मैंने शब्द बोला था म्यूचुअल एजेंसी, अब हम म्यूचुअल एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे और उसी के बारे में जिक्र करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसको बुक से। आई होप आपका अच्छा खासा बेस बन गया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको बुक से। चलो भाई, अब हम पार्टनरशिप एक्ट को बुक से पढ़ रहे हैं और यहां से हमने स्टार्ट करना है पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या है, एक पार्टनर्स के बीच में किया गया एग्रीमेंट है जिसका मेन मोटिव होता है पार्टनरशिप को करने का कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। पार्टनरशिप इंडिया में सोशल वेलफेयर के लिए नहीं बनती। फिर हमने ये भी देखा कि इंडिया में जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, हमने देखा कि वो ओरली भी बन सकती है पार्टनरशिप और राइटिंग में भी हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। मगर मैंने तुम्हारे को बताया बट इट इज एडवाइजेबल टू गेट द पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को अनरजिस्टर्ड रखोगे तो कुछ डिसएबिलिटीज आपको सफर करनी पड़ेंगी। तो उससे बेटर है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करा लो, रजिस्टर करा लो। अच्छा, फिर हमने एक चीज और देखी कि पार्टनरशिप जो होती है, मैंने तुम्हारे को बताया वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो हमने बोल के करी या लिख के करी। इंप्लाइड का मतलब होता है कि हमने बोल के भी नहीं करी, लिख के भी नहीं करी, लेकिन फिर भी हो गई। जैसे भी तुम्हारे को मैंने भाइयों वाला एग्जांपल दिया था कि पापा के 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों ने क्या करा, आपस में ही वो फादर के एक्सपायर होने के बाद बिजनेस को संभाला और सारे प्रॉफिट शेयरिंग आपस में, प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर करे, तो सब क्या है, आपस में पार्टनर्स हैं। मगर वो एक्सप्रेस पार्टनर नहीं है, वो इंप्लाइडली पार्टनर्स बन गए। और एक्सप्रेस में मैंने तुम्हें बोला कि जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं कि भाई मेरा पार्टनर बन जा, तो वो ओरल वाला एक्सप्रेस पार्टनर हो गया। और एक होता है कि हम दोनों को बोला मेरा पार्टनर बन जा और उसके बाद हमने एक पार्टनरशिप लिखत में पूरा लिखवा लिया, तो वो क्या बन गई, पार्टनरशिप डीड।
फिर हमने ये देखा कि सर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कहां पे होगी, तो हमने देखा जी पार्टनरशिप फर्म का कोई एक रजिस्ट्रार नहीं होता स्टेट वाइज, पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो एक स्टेट में अगर कई डिस्ट्रिक्ट है तो आपकी पार्टनरशिप फर्म किस एरिया की है, किस एरिया में आप बना रहे हो, तो उस एरिया का जो सब रजिस्ट्रार है उसके पास आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, रजिस्टर होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसको सुनना बड़े ध्यान से देखना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड। अच्छा एक बात बताओ, पर्सन वर्ड शब्द है ना, तो पर्सन में नेचुरल पर्सन भी आ गया और आर्टिफिशियल पर्सन भी आ गया। अच्छा क्या दो कंपनियां भी आपस में पार्टनरशिप करती हैं? दैट इज नहीं, दैट इज जॉइंट वेंचर। जब वो तो अगर पार्टनरशिप करेंगे तो वो मर्जर नहीं होगा ना, वो तो खत्म हो जाएगी ना। एक अगर दो कंपनी मर्जर करेंगी आपस में तो एक खत्म हो जाएगी, एक ही रह जाएगी। दो कंपनी जब मिलकर धंधा चलाती है तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे हीरो होंडा थी है ना, अलग हो चुकी है, मारुति सुजुकी है ना, तो इसको हम बोलते हैं जेवी। क्या बोलते हैं? जेवी, जॉइंट वेंचर। तो क्या वहां पे पार्टनरशिप का लॉ भी लगता होगा? यस, दोनों के बीच में क्या साइन होती होगी? पार्टनरशिप डीड साइन होती होगी। कहानी समझ आ गई? तो इसका मतलब दो कंपनियां भी आपस में पार्टनरशिप कर सकती हैं, दो इंडिविजुअल्स भी आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, कंपनी प्लस इंडिविजुअल मिलकर भी कर सकते हैं। कि मतलब एक पार्टनरशिप में 4 पार्टनर है, मान लो 3 कंपनियां हैं और 1 इंडिविजुअल है, ऐसा भी हो सकता है, या 2 कंपनियां 2 इंडिविजुअल हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको एक चीज पता होगी, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी की खुद की एक पहचान होती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अगर कोई कंपनी, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, रिलायंस है, अगर रिलायंस को आज की डेट में 100 करोड़ का लोन लेना है तो हम ये नहीं बोलेंगे रिलायंस का लोन कि वो अंबानी ले रहा है, हम क्या बोलेंगे? रिलायंस ही ले रही है, रिलायंस के नाम पे लिया जाएगा, अंबानी के नाम पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को 100 करोड़ का लोन लेना है तो वो पार्टनर्स के नाम पे लिया जाता है, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे नहीं लिया जाता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। इससे एक चीज समझ आ रही है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, इसीलिए किसी कंपनी के अंदर पार्टनरशिप फर्म शेयर होल्डर नहीं बन सकती। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर शेयर होल्डर बन सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म खुद शेयर होल्डर नहीं बन सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की खुद की कोई पहचान नहीं है। लेकिन उल्टा हो सकता है, किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई कंपनी पार्टनर बन सकती है ना, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो बात समझ आ गई? तो हमने दोनों समझा, पार्टनरशिप फर्म के अंदर कंपनी पार्टनर बन सकती है क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी खुद की पहचान होती है, लेकिन कंपनी के अंदर पार्टनरशिप फर्म शेयर होल्डर नहीं बन सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अब पढ़ना शुरू करो, देखो। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड। अग्रीड का मतलब है एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। अग्रीड का मतलब क्या है? एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है। हु हैव एग्रीड, किसके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है? पर्संस के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। किस लिए हो रहा है? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। आ गई ना बात? यहीं से क्लियर हो गया। प्रॉफिट मतलब पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई जाती है। विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब मिलके चलाए या कोई एक सबके बिहाफ पे चलाए। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक फर्म बनाई जिसका नाम है एबीसी फर्म। ये 3 पार्टनर्स, और ये 3 कौन है उसके अंदर? पार्टनर्स। अच्छा 3 लोग उसके अंदर पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक एबीसी फर्म बनाई है। अब ध्यान सुनने में समझने वाली चीज क्या है? एक है कि तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तीनों रोज दुकान पे आते हैं, रोज काम करते हैं, सारी डीलिंग तीनों मिलकर करते हैं। एक तो ये हो गया कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल। एक दूसरा तरीका ये है कि ये बोलते हैं, भाई बी और सी कहते हैं कि भाई हम ऑफिस के अंदर बैठेंगे, तू एक काम कर, सारी पब्लिक डीलिंग तू कर, जितने हमारे सप्लायर हैं, जितने हमारे कस्टमर हैं, उन सबसे डीलिंग कौन कर? तू कर, और हमारी फर्म के बिहाफ पे सामान ले लेकर आ। अच्छा जैसे मान लो अगर क्रेडिट पे गुड्स भी लेकर आने हैं तो लेकर ये आएगा ए क्रेडिट पे, लेकिन जब चुकाने की बारी आएगी तो तीनों चुकाएंगे, ए अकेला नहीं चुकाएगा। अच्छा इसका मतलब एक चीज समझ आ रही है? अच्छा तुम्हें एक चीज सुनी होगी, तुमने एक शब्द सुना होगा, एक शब्द होता है प्रिंसिपल, एक शब्द होता है एजेंट। अच्छा प्रिंसिपल एजेंट में फर्क क्या होता है? एजेंट का काम क्या होता है? मान लो मेरे गुड्स हैं, मान लो मैं दिल्ली में हूं, मैं प्रिंसिपल हूं और मैं पूरे इंडिया में सप्लाई करना चाहता हूं, मैं माल बिकवाना चाहता हूं। अब मैं खुद तो हर जगह जा नहीं पाऊंगा, तो मैं हर स्टेट में एक बंदा अपॉइंट कर रहा हूं, वो मेरा एजेंट है। वो क्या करेगा? मेरे गुड्स पूरे अपनी अपनी स्टेट में बिकवाएंगे और बिकवाने के बाद जो वहां से पेमेंट कलेक्ट होगी उसमें अपनी कमीशन काट के मेरे को मेरा पैसा वापस ट्रांसफर कर देंगे। तो एजेंट कमीशन बेसिस पे वर्क करते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को, वो मेरा एजेंट है, और जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो कौन है? प्रिंसिपल। अच्छा एजेंट क्या कर रहा है? ये थोड़ी बोल रहा हूं माल मेरा है, ये कहेगा कि भाई मेरे प्रिंसिपल का ये माल है,
और मैं आपको वो माल बेचना चाहता हूं कि आप खरीदने को तैयार हो। अगर वो खरीदेंगे तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? प्रिंसिपल को। तो मैं हो गया प्रिंसिपल और जो बेच रहा है वो कौन हो गया? एजेंट। अच्छा, इसमें एक चीज देखना, जब ये ए पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे माल लेकर आ रहा है तो क्या ये इन दोनों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं यहां से माल लेके जा रहा हूं लेकिन चुकाएगी कौन? पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, इसका मतलब गया ये अकेला है, ये तो एज ए एजेंट गया होगा, लेकिन रिप्रेजेंट उनको भी कर रहा है। किनको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन दोनों को। तो मैं कह सकता हूं कि ये एजेंट हो गया और ये दोनों कौन हो गए? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो गए ना दोनों। अच्छा, इसी का उल्टा कर देते हैं। अच्छा, जब ये अगर ऐसा भी तो हो सकता है, आज ये लेने गया, कल को सी चला जाए लेने और सी बोलता है कि मैं माल लेके जा रहा हूं अपनी फर्म के बिहाफ पे, तो सी एजेंट हो गया, वो बाकी दोनों कौन हो गए? प्रिंसिपल। ऐसे कभी कोई और जा सकता है। इसका एक चीज समझ आती है, पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर प्रिंसिपल है, हर पार्टनर एजेंट है। हर पार्टनर कौन है? प्रिंसिपल, हर पार्टनर एजेंट। पर स्टार्ट ये देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है। अगर कोई जो बंदा ट्रांजैक्शन इनिशिएट करके लोगों से डीलिंग करने जाएगा तो वो बाकियों को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो डीलिंग करने जाएगा वो कौन होगा? एजेंट। और जिनको वो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होंगे? प्रिंसिपल। आज ए जा रहा है, कल को बी जाएगा, तो ए और सी कौन हो जाएंगे? प्रिंसिपल। और वो कौन हो जाएगा? एजेंट। तो जो जाएगा, जो इनिशिएट करेगा वो कौन हो गया? एजेंट। और जिसको रिप्रेजेंट करा जाएगा वो कौन हो गए? प्रिंसिपल। अच्छा, ये तो कोई बात अगर सब मिलके कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। तो अगर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है अगर इनमें से मान लो ऑथराइज खाली सी को ही कर, एक होता है कि जब सब मिलके कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? सारे प्रिंसिपल है, सारे एजेंट है, जो जाएगा जैसे जब ट्रांजैक्शन करेगा वही प्रिंसिपल, वही एजेंट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल। एक होता है कि हमने रिप्रेजेंट ऑथराइज ही एक को कर रखा है, किसको? मान लो सी को या ए को या बी को, किसी एक बंदे को ऑथराइज कर रखा है कि तू ही सारी पब्लिक डीलिंग करेगा, तो वो हमेशा एजेंट और बाकी वाले हमेशा कौन हो गए? प्रिंसिपल। अच्छा, लेकिन क्या वो चेंज भी तो हो सकता है फ्यूचर में? अगर हम उसको हटाकर किसी और को राइट देना चाहे तो दे सकते हैं। तो क्या उस केस में भी सारे प्रिंसिपल सारे एजेंट ही हैं? बस ये है कि वो चेंज करने के बाद होंगे, लेकिन यहां पे फ्रॉम द डे वन ही अगर सारे बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं एक साथ ही तो सारे प्रिंसिपल सारे ही एजेंट। लेकिन एक चीज समझनी है, मैं कहता हूं इसमें भी एक ट्रू टेस्ट है समझने वाला। मान लो अगर एक सबको रिप्रेजेंट कर भी रहा है, एजेंट ही अकेला है लेकिन अभी रिप्रेजेंट करो, बाकी दोनों प्रिंसिपल है, लेकिन क्या जब चुकाने की बारी आएगी तो क्या खाली अकेला चुकाएगा या दोनों भी चुकाएंगे पैसा? अगर मान लो मैं 3 लाख रुपए का उधार में माल लेके आया हूं फर्म के बिहाफ पे, तो फर्म के बिहाफ पे लोन लेके तो ए आया है 3 लाख का माल उधार पे, लेकिन जब कल को चुकाने की बारी आएगी तो क्या खाली ए चुकाएगा, बी और सी भी चुकाएंगे? बी और सी भी चुकाएंगे, सब पे आएगा। इसका मतलब आप इससे समझाना ये चाह रहा हूं कि आप पब्लिक से डीलिंग कोई एक पार्टनर करे या न करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, चुकाते के टाइम पे सबकी लायबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी। ये बात समझ आती है। इससे एक चीज क्लियर हो गई हमारे को कि पार्टनरशिप के अंदर चाहे तो सब मिलकर पब्लिक डीलिंग कर लें, चाहे तो कोई एक डीलिंग कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी चुकाने की या जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात होगी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसलिए लाइन क्लियर हो गई हमारे को। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब मिलकर चला लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक सबके एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक सबके बिहाफ पे चला ले तो भी फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मेन चीजें ध्यान देने वाली क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो जो एग्रीमेंट है वो भले ओरल या रिटर्न, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सब हो रहा है तो आपकी पार्टनरशिप ओके है। अच्छा, एक चीज सुनना, इससे एक चीज क्लियर होती है, जो हम बोल रहे हैं ना एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है एक के बिहाफ पे बाकी सब रिस्पॉन्सिबल है। ये सब मिलके कर रहे हैं तो हर बंदा एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल, अल्टीमेटली सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है ही। यही ट्रू टेस्ट है पार्टनरशिप का। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक चीज समझना, क्या हर पार्टनर ही प्रिंसिपल, हर पार्टनर ही एजेंट है? मैं तो बोला ना, अगर मैं डीलिंग कर रहा हूं तो मैं एजेंट, बाकी प्रिंसिपल। कोई दूसरा डीलिंग करेगा तो वो प्रिंसिपल, हम एजेंट, नहीं सॉरी वो एजेंट, हम प्रिंसिपल। ये ऐसे चलता चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेपरेट प्रोविजंस दिए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के प्रोविजंस कहां दिए हुए हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सीए में तो क्या होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी के प्रोविजन सीए इंटर में पढ़ाए जाते हैं, है ना, जिसके अंदर वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट प्लेज बेलमेंट। लेकिन बीकॉम के अंदर क्या होता है? बीकॉम में साथ साथ ही पढ़ा दिए जाते हैं। बीकॉम के अंदर तुम अगर पूरा तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक ही बार में आता है। और सीएस और सीएमए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सीएमए के अंदर तो क्या होता है? फाउंडेशन में वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तक आता है, फिर आगे वाला एडवांस कहां पे आता है? इंटर में। और सीएस में क्या होता है? एक ही बार में फाउंडेशन में पूरा, फिर एग्जीक्यूटिव में भी दोबारा पूरा। तो वहां तो ऐसे चलता है। तो लेकिन पढ़ना सबको होता है। तो मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा हूं, क्या जब सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल और एजेंट हैं तो पार्टनरशिप के साथ साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के प्रोविजन भी लगेंगे, प्रिंसिपल एजेंट के प्रोविजन भी लगेंगे। और जब प्रिंसिपल एजेंट के प्रोविजन भी लगेंगे तो इसका मतलब वो कहां पे दिए हुए? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में।
तो मैं कह सकता हूं कि पहले तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म होता होगा, बाद में पार्टनरशिप चलती होगी। पहले यार तुमने 4 बंदों ने पार्टनरशिप करी, तो फ्रॉम द डे वन ही प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप फॉर्म हो गया। अब उसके बाद अब वो पार्टनरशिप चलेगी कैसे, वो कहां बताई हुई है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। इसका मतलब पार्टनरशिप जैसे ही आपने बनाई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तो हाथों हाथ लग गया, हाथों हाथ लग गया। अब पार्टनरशिप को चलाने के सारे लोग कहां दिए हुए हैं, पार्टनरशिप एक्ट में। मैं कह सकता हूं कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब चलेगा, जहां वो जैसे वो स्टार्ट होगा साथ में क्या लग जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट भी लग जाएगा। मैंने बात पहले बताई थी, तो शुरू से ही हो रहा है। अच्छा, एग्रीमेंट ही कर रहे थे, तो क्या एग्रीमेंट डिराइव कहां से हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो हमने वो भी समझा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट भी कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट, और उसके प्रोविजंस भी कहां दिए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो जैसे ही वो वहां से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे पार्टनर और एजेंट वाला आपस में, प्रिंसिपल एजेंट वाला, उसके बाद हम कहां बढ़ जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट में बढ़ जाएंगे। बात समझ आ गई। अब पढ़ो एनी ऑफ द एक्टिव रोल। अच्छा, पार्टनर एंड फर्म। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी एक चीज पढ़ी होगी 11वीं 12वीं बिजनेस स्टडीज के अंदर कि मैनेजमेंट को आप छू नहीं सकते, मैनेजमेंट को फील कर सकते हो। सुना ना, मैं देखो अगर एक कंपनी में मैनेजमेंट है, उसमें 5 मैनेजर हैं, तो वो जो मैनेजमेंट कर रहे हैं आप मैनेजमेंट को देख नहीं पा रहे, फील कर पाते हो। आप देख किसको रहे हो, मैनेजर्स को देख रहे हो, मैनेजमेंट को नहीं देख पा रहे हो। सेम वो कह रहा है पार्टनरशिप भी क्या है, एक इनविजिबल टाई है। इनविजिबल टाई है, आप पार्टनर्स को देख पा रहे हो, लेकिन पार्टनरशिप जो उनके बीच में हुई है आपस में जिस तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं उसको आप नहीं देख पाओगे, लेकिन फील कर पाओगे कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। अब जरा पढ़ना, कह रहा पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। अच्छा, 4 बंदों ने मिलकर करा, बिजनेस स्टार्ट करा, तो चारों इंडिविजुअली क्या है, पार्टनर्स, और चारों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगी, फर्म कहलाएगी, पार्टनरशिप फर्म। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। और हर एक फर्म का कोई नाम होता होगा, कोई भी दुकान खोलते हैं उसका कोई नाम होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर अपना नाम क्या रखा फर्म का, एबीसी फर्म। वैसे फर्म का नाम ऐसे कभी नहीं लिखा जाता। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फर्म का नाम तुमने अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, प्रैक्टिकल में वैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो तुमने देखा होगा एबीसी एंड कंपनी, है ना, XYZ एंड कंपनी। फर्म का नाम थोड़ा इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, सोचने वाली चीज पता क्या है, खासियत क्या है, जिसके नाम में कंपनी आ रहा है यही कंपनी नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअल में जो कंपनी होती है उसके आगे तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा होता है, और इनके नाम में कंपनी लिखा हुआ है लेकिन ये कंपनी नहीं है, क्या है, पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, तो इन्हें कंपनी, एक्चुअल में इनके आगे कंपनी क्यों लिखा है, इसका लॉजिक समझ आता है। अगर आपने कंपनी लॉ में जब कंपनी पढ़ा हो तो कंपनी का मतलब था एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कि ये भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कुछ लोग मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए इनके नाम के आगे क्या आ गया, कंपनी आ गया, लेकिन एक्चुअल में है नहीं कंपनी, क्या है, पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, अब देखना, इसको पढ़ो। कह रहा है एक फर्म नाम चुना जाएगा जिसके अंदर से बिजनेस चलाएंगे। दस अ फर्म इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, कुछ पार्टनर मिलकर काम कर रहे तो एक फर्म बन गई। द पार्टनरशिप इज एन इनविजिबल टाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या पार्टनरशिप इनविजिबल टाई, पार्टनरशिप को नहीं देख पाते, आप पार्टनर्स को देखते हो, पार्टनरशिप को तब क्या करते हो, फील करते हो। आगे, विच बाइंड द पार्टनर टुगेदर एंड द फर्म इज विजिबल फॉर्म ऑफ दोस। अच्छा, फर्म का मतलब क्या है, कलेक्टिव पार्टनर्स, और आप सिर्फ उन पार्टनर्स को देख पा रहे हो तो वो विजिबल है, लेकिन जो उन्होंने आपस में पार्टनरशिप किया उसको देख नहीं पा रहे, उसे क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। अब आता है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। असेंशियल एलिमेंट सेक्शन 4 पेपर में आया वो क्वेश्चन है। पहले तुम्हारे पेपर में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया, 4 नंबर का एक बार आया था। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या पहले ऊपर वाली लाइन लिखोगे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फिर उसके एसेंशियल्स के अंदर ये रहे। अच्छा, इसको बिना देखे तुम खुद बताओ, क्या एसेंशियल, क्या पार्टनरशिप की पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्या 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर करेंगे। अच्छा, वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रॉफिट हो जाए, खत्म हो गया एसेंशियल्स, और म्यूचुअल एजेंसी हो जाए और बिजनेस हो जाए। मेन बात है, पहला पढ़ो एग्रीमेंट, पहला एग्रीमेंट। अच्छा, क्या पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से डिराइव होती है, स्टेटस से डिराइव। स्टेटस का मतलब क्या होता है, जहां पे बच्चा पैदा होता है फ्रॉम द डे वन उस बिजनेस का मेंबर है, लेकिन क्या वो एचयूएफ होती है। क्या पार्टनरशिप में ऐसा होता है या पहले आपको मेजर होना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, मेजर होना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। जरा पढ़ना, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम, आ गई ना बात, कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव होता है। जब आप मेजर हो जाओगे, आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तभी आप पार्टनर बनोगे, वरना पार्टनर नहीं बन सकते। द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, एंड एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग। मैंने तुम्हारे को बात पहले बताई थी, अगर वो ओरल में तो बात खत्म, और राइटिंग में तो वही क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड। देयरफॉर अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस इज नॉट पार्टनरशिप बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ स्टेटस। अच्छा, जब वो नया बच्चा पैदा हुआ, वो एग्रीमेंट थोड़ी कर रहा है, वो तो पैदा होते उस फैमिली बिजनेस का क्या हो गया, इक्वल हिस्सेदार हो गया, तो उसको उसके स्टेटस की वजह से वो हिस्सा मिला है, उसके एग्रीमेंट की वजह से हिस्सा नहीं मिला।
नेक्स्ट अगर 2 और मोर पर्सन, क्या अकेला बंदा पार्टनरशिप कर सकता है? शीशे के सामने बैठ जाओ मैं अपनी फेवरेट हूं, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। 2 या 2 से बंदे मिलकर बिजनेस करेंगे तभी वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। देखना, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। नथिंग इज मेंशन इन द पार्टनरशिप एक्ट अबाउट द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या कंपनी लॉ में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तुम्हारा 11वीं 12वीं में ही पढ़ाया गया होगा कि 2 तरह की कंपनी होती है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। और प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। इसका मतलब कंपनी लॉ के अंदर मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट बताई हुई है मेंबर्स को लेकर, लेकिन लॉ कहता है पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम की लिमिट कोई नहीं बताई हुई, मैक्सिमम की बताई हुई है। और वो मैक्सिमम की लिमिट भी पार्टनरशिप में नहीं दी हुई, कंपनी एक्ट के सेक्शन 464 में पार्टनरशिप की लिमिट लगी हुई है। अच्छा, एक चीज तुम्हारे को याद होगी, मैंने बताई थी, देखो इंडिया में ना 2 तरीके की एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। एक शब्द तुमने सुना होगा कभी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एओपी। और मैंने तुम्हारे को कंपनी लॉ में एक चीज बताई होगी, 2 तरीके की एओपी होती है, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एओपी और एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब है जिसकी खुद की एक पहचान है। एग्जाम्पल कंपनी, एलएलपी। एग्जाम्पल कंपनी, एलएलपी एटसेट्रा। तो इनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अच्छा, एओपी का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। यहां पे कुछ बंदे मिलकर धंधा कर रहे हैं। अब वो इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड में भी हो सकते हैं। अच्छा, किसकी सेपरेट लीगल एंटिटी किसकी नहीं है, ये तुमने नहीं डिसाइड करा, ये हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? भारत के संविधान में। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या? मैंने तुम्हारे को बता दिया कि कंपनी की खुद की एक पहचान है। अगर रिलायंस अगर किसी के ऊपर केस करना चाहती है तो हम ये नहीं बोलेंगे अंबानी केस कर रहा है, हम क्या बोलेंगे? रिलायंस ने करा है। रिलायंस अगर लोन लेना चाहती है तो हम ये नहीं बोलेंगे रिलायंस अंबानी लोन ले रहा है। कौन ले रही है? रिलायंस ले रही है, मतलब उसकी खुद की एक पहचान है। सेम एलएलपी में अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है विच डज नॉट हैव एनी, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल में लिख लो, पार्टनरशिप फर्म, HUF, एटसेट्रा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, XYZ फर्म है और वो लोन लेना चाहते हैं 10 लाख रुपए का, तो हम ये नहीं बोलेंगे फर्म ने लोन लिया, हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स ने लोन लिया। एंड कल को अगर वो लोन नहीं चुका पाते तो केस फर्म पे नहीं होगा, पार्टनर्स के पर्सनल नाम पे होगा। इसका मतलब उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। अब ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, सुनना बड़े ध्यान से। जो कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ वो मेनली तो कंपनीज पे लगता है, लेकिन कंपनी लॉ में ना आगे जाके लिखा हुआ है कि हमारा फोकस एसोसिएशन ऑफ पर्संस पे भी है, हम उनके लिए भी लॉ बना सकते हैं। और क्या पार्टनरशिप फर्म इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन? इसलिए कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजंस किस पे लगते हैं? पार्टनरशिप फर्म पे भी लगते हैं। एक्चुअल में तो क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि ये जो नीचे अब तुम पढ़ने वाले हो ना, पार्टनरशिप में वो कह रहा है मिनिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम कितने होंगे, लेकिन एक चीज क्लियर है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, लेकिन कम से कम 2 तो होने चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप बनेगी। अकेले बंदे की तो पार्टनरशिप होती नहीं। अकेला तो क्या है? सोल प्रोप्राइटर। अकेला तो क्या है? सोल। अगर एक से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस करें तो ऑटोमेटिक क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप। तो मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 50 की अपनी लिमिट पड़ी होगी, लेकिन वो 50 की लिमिट मैंने तुम्हारे को बता दिया, वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई। कहां लिखी हुई है? सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट में लिखी। और इसका मैंने लॉजिक बता दिया तुम्हारे को कि कंपनी एक्ट, बच्चे क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रमन सर कंपनी एक्ट में 50 पार्टनर की लिमिट लगाई क्यों है, पार्टनरशिप एक्ट में क्यों नहीं लगाई? तो तुम्हारे को अब एक लॉजिक समझ आ गया, कंपनी एक्ट खाली कंपनीज पे नहीं लगता, वो किस पे लगता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन लगता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स पार्टनरशिप आल्सो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स कंपनी आल्सो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स एलएलपी आल्सो। इसलिए तुम्हारे को पता होगा कंपनी एक्ट के प्रोविजन एलएलपी पे भी लगते हैं। इसका मतलब कंपनी एक्ट के प्रोविजन हर तरीके के एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे लगते हैं। कहानी समझ आ रही है? और तो ये 50 की लिमिट आगे से कोई बेच पूछे तो कहां से डिराइव हुई है? कंपनी एक्ट के सेक्शन 464 से। अब एक चीज और पढ़ना, ये भी तुम्हारे को बताऊंगा, तुम्हारे टीचरों ने गलत सिखाई है लिमिट। अब जरा आओ खेले, आओ देखना। द रिस्ट्रिक्शन हो, देखो कह रहा है, पहले बात तो कह रहा है पूरे पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि मिनिमम कितने होंगे, सिर्फ किसकी बात की गई है? मैक्सिमम की। और वो मैक्सिमम की बात भी कहां की गई है? कंपनी एक्ट में, सेक्शन 464। अच्छा, मिनिमम नहीं बताया तो कम से कम 2 तो होने चाहिए,
ये तो इंप्लाइड है, इसके बिना पार्टनरशिप नहीं बन सकती। मैक्सिमम के लिए पढ़ना, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज पुट बाय सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप शैल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50%। रुक जाओ, अच्छा कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50% मतलब एग्जैक्ट 50 तक नो प्रॉब्लम, जैसे ही 51 होंगे तब दिक्कत है। शब्द क्या है, 50 और मोर या मोर देन 50? मोर देन 50 मतलब 51 और मोर पे प्रॉब्लम है, डॉट 50 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट 50 तक नो प्रॉब्लम। फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन। अच्छा एक और शब्द आ गया यहां पे इंपॉर्टेंट, जिनका मेन एम भी क्या है, गेन अर्न करना है। इसका मतलब अगर सोशल वेलफेयर है तो नो प्रॉब्लम, सोशल वेलफेयर है तो नो प्रॉब्लम। समझ आ रही है बात, आगे बढ़ो। गेन बाय द एसोसिएशन पार्टनरशिप और बाय इंडिविजुअल मेंबर देयरऑफ अनलेस इट इज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट का मतलब है कंपनी एक्ट, क्योंकि कंपनी एक्ट का सेक्शन 464 की बात हो रही है ना, और इज फॉर्म्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। यही रुक जाओ, इसका मतलब ये कह रहा है वो कि इंडिया के अंदर अगर आप 50 या 50 से ज्यादा बंदों का मिलकर धंधा चलाते हो, इंडिया में अगर आप 50 से 50 ज्यादा नहीं, अगर इंडिया में आपने अनरजिस्टर्ड फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करा है और आपका मेन एम गेन करना है, और अगर आप उसे 50 से ज्यादा बंदे मिलकर कंटिन्यू कर रहे हो, 50 से ज्यादा, एग्जैक्ट 50 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, एक्विजिशन ऑफ गेन, तो आपका वो बिजनेस इलीगल मान लिया जाएगा। तो आपको बेटर आप उसे क्या करा लो, या तो रजिस्टर कर लो अंडर द एक्ट, द एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, या फॉर्म्ड अंडर एनी अदर लॉ। क्या एनी अदर लॉ इंक्लूड्स पार्टनरशिप ऑल्सो, एलएलपी एक्ट ऑल्सो, क्या सारे ही आ गए? इससे एक चीज क्या क्लियर हो रही है कि इंडिया में पार्टनरशिप की जो लिमिट है 50 पार्टनर्स की, वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए है। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। इसका लिए दो चीज क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई, फटाफट सुनो ध्यान से, सम अप क्या करना है, दो बातें, तीन बातें बनानी है, इसमें से एनालिसिस निकालना है। क्या क्या? पहला, अगर आप इंडिया में नॉर्मल, हमने कंसेप्ट ये पढ़ा कि पार्टनरशिप को इंडिया में रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, पहले हमने ये पढ़ा। इसके अलावा 2, 4, 5, 10, 15, 20 बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और अनरजिस्टर्ड फॉर्म में पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि पार्टनरशिप को इंडिया में अगर आपको बनाना है तो आपका मेन एम सोशल वेलफेयर नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। तीसरी चीज वो यहाँ पे ये कह रहा है कंपनी एक्ट का सेक्शन 464 की अगर कोई एसोसिएशन पर्सन बन रही है और वो 50 से ज्यादा लोगों की बन रही है और उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना ही है, तो ही रुक जाओ, अगर 50 से ज्यादा लोगों की संस्था बन रही है और उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है, तो वो एनजीओ हो गई, वो पार्टनरशिप वैसे भी नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि पार्टनरशिप तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनती है, तो एनजीओ हो गई, तो उनके ऊपर तो सेक्शन 464 वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि 464 तो अट्रैक्टिव कब हो रहा है, जब आपका मेन एम क्या है, एक्विजिशन ऑफ गेन। तो अगर आपका मेन एम एक्विजिशन ऑफ गेन है और आप 50 से ज्यादा बंदे हो और आपका मेन एम गेन करना है, तो वो कहता है कि आप उसको अनरजिस्टर्ड फॉर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और रजिस्टर कहां करवाने को बोल रहा है, वेदर अंडर द एक्ट क्या मतलब कंपनी एक्ट, क्योंकि कंपनी एक्ट का सेक्शन 464 है, और अंडर एनी अदर लॉ। क्या एनी अदर लॉ इंक्लूड्स पार्टनरशिप एक्ट ऑल्सो? क्या एनी अदर लॉ इंक्लूड एलएलपी एक्ट ऑल्सो? इसका मतलब क्या आप उस 50 से ज्यादा वाली संस्था को, या तो आप उसको 50 से ज्यादा जैसे हो गए, या तो उससे कंपनी बना लो, या आप उसे एलएलपी बना लो, या उसी अनरजिस्टर्ड फॉर्म को आप किस में करवा लो, पार्टनरशिप को रजिस्टर में कन्वर्ट करवा लो, तो भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो ना? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? 50 से ज्यादा करा लोगे तो कर सकते हो। तो इससे एक चीज समझ आई, मैं कह सकता हूं कि वो जो 50 से ज्यादा पार्टनर्स जो आपको टीचरों ने सिखाया था कि 50 से ज्यादा पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं हो सकते, क्या वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप की लिमिट है? इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कैन हैव एन नंबर ऑफ पार्टनर्स, जितने मर्जी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है, गेन होना चाहिए। पर वैसे भी तो हमको पता है, ध्यान नहीं भी है तो हम यहाँ ना पढ़े तो ये तो हमारे को सेक्शन 4 डेफिनेशन ही बता देती है। ये तो स्टार्टिंग में बोल दिया जाता है कि पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। पढ़ा था ना ये प्रॉफिट, वो तो पहली डेफिनेशन में क्लियर है सेक्शन 4 के अंदर कि पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनेगी, आपका मेन एम गेन होना चाहिए। तो सेक्शन और क्लियर हो रही है। 50 से ज्यादा लोगों ने मिलकर संस्था बनाई, वो रजिस्टर नहीं कराना चाहते, लेकिन वो प्रॉफिट अर्न भी नहीं कर रहे हैं, वो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो क्या कोई दिक्कत है? तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो पार्टनरशिप ही नहीं है, फिर तो वो एक नॉर्मल एनजीओ कहलाएगी, वो तो एक संस्था कहलाएगी। रजिस्टर कराओ या ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब है, जब आपका मेन एम गेन करना है और आपकी लिमिट कितने से ज्यादा हो चुकी है, 50 से ज्यादा, तो अब आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, वेदर अंडर कंपनी एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ, और एनी अदर लॉ इंक्लूड्स एलएलपी, पार्टनरशिप, सब कुछ। पक्का जी? पक्का पक्का पक्का।
आगे बढ़ो। हाँ क्या हुआ? चलो अब आगे देखो बिजनेस। क्या पार्टनरशिप इंडिया में बिजनेस करने के लिए बनाई जाएगी? यस। अच्छा, अब पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ लीगल बिजनेस ओनली। ये बात तुम्हारे को पता है, लीगल मतलब लॉफुल बिजनेस करना है, चरस गांजा अफीम वीम नहीं बेचनी। द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। अच्छा, ट्रेड ऑक्यूपेशन फॉर प्रोफेशन फर्क समझ आता है? ऑक्यूपेशन का तो मतलब बिजनेस होता है। अच्छा, ट्रेड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं रिटेलर से माल लेकर या मान लो होलसेलर से माल उठाकर मैं अलग अलग रिटेलरों की दुकान पे सप्लाई कर रहा हूं, मैं मिडल मैन हूं, तो मैं ट्रेडर हूं। मैं क्या हूं? ट्रेडर। इधर से लिया आगे भिजवाया, ट्रेडर। और प्रोफेशन तब होता है जब आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी। एग्जांपल डॉक्टर, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट्स, ये सब कौन है? प्रोफेशन के लोग हैं, है ना। तो आप, अच्छा क्या हम भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं? हम भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। नीचे आते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लॉ कहता है ऑल्दो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल इन केस ऑफ पार्टनरशिप बट दिस इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, क्या समझना, क्या पार्टनरशिप करने के लिए क्या धंधा होना भी जरूरी है? अच्छा, सुनना बड़े ध्यान से। मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल देने जा रहा हूं जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है लेकिन स्टिल हम पार्टनर नहीं कहलाएंगे, हम कहलाएंगे को ओनर। एग्जांपल लेके बात करते हैं। अच्छा, एक सुनना, मान लो मैं एक बिजनेस करता हूं रेडीमेड गारमेंट का, मान लो तरंग एक बिजनेस करता है शू मैन्युफैक्चरिंग का। क्या इसका बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है? यस। हमारा बिजनेस का कोई आपस में लेन देन नहीं है, हम अपना अपना धंधा चला रहे हैं, दोनों सोल प्रोप्राइटर अलग अलग। इसके पास भी कुछ पैसा स्पेयर पड़ा था, मेरे पास भी कुछ पैसा स्पेयर पड़ा था। हम दोनों ने सोचा कि एक मिलके एक प्लॉट खरीद लेते हैं और उस प्लॉट को ना रेंट पे चढ़ा देंगे। हमने उस प्लॉट को रेंट पे चढ़ा दिया खरीद के। अब हर महीने जो भी प्रॉफिट आ रहा है, उस किराया जो आ रहा है उस प्लॉट के ऊपर से, आधा ये रख रहा है, आधा मैं रख रहा हूं। क्या हम प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं? यस। लेकिन स्टिल वी आर नॉट पार्टनर्स क्योंकि हमारा बिजनेस आपस में कंबाइन नहीं है। तो वी आर को ओनर्स। को ओनर मतलब एक प्लॉट के जब एक से ज्यादा ओनर होते हैं या एक चीज के एक से ज्यादा ओनर होते हैं तो आपस में सब क्या कहलाते हैं? को ओनर। अच्छा, मैं सिंगल ओनर हूं एक प्लॉट का तो मैं ओनर हूं। अगर एक प्लॉट के दो ओनर है तो आपस में क्या कहलाएंगे? को ओनर। को ओनर। तो हम को ओनर हैं लेकिन हम पार्टनर नहीं। अच्छा, क्या इसके बिजनेस में इसकी हरकतों के लिए मैं लायबल हूंगा? नहीं। क्या मेरे बिजनेस में मेरी हरकतों के लिए ये लायबल होगा? नहीं। इसका मतलब हमारे आपस के बिजनेस का एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब वी आर को ओनर्स बट नॉट पार्टनर्स। तो इससे चीज क्लियर हुई कि कई बार ऐसा होगा कि दो बंदों में प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है बट स्टिल दे आर नॉट पार्टनर्स। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप में ट्रू टेस्ट जो होता है, मतलब कि पार्टनरशिप में ये जरूर है कि प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए सारे पार्टनर्स में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा जब भी प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है वो सारे पार्टनर्स ही हैं, है ना। ये ट्रू टेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग कभी भी ट्रू टेस्ट नहीं है। तो मैंने क्या बातें बोली, मेरी बात समझ आई? अगर दो बंदे पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये जरूर है कि प्रॉफिट शेयरिंग होगी, लेकिन हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग होगी ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग वाली चीज पार्टनरशिप ही होगी, है ना। दो बंदे यहां पे हम आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे लेकिन हम पार्टनर्स नहीं थे। लेकिन अब वही वाले केस के अंदर अगर हम धंधा करेंगे साथ में तो हम पार्टनर भी होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग भी कर रहे होंगे। जरा पढ़ना, द पर्पस ऑफ द फर्म इज नॉट ओनली टू मेक प्रॉफिट बट ऑल्सो टू शेयर इट अमंग द पार्टनर्स इन द अग्रीड रेशियो। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, अग्रीड रेशियो। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में आपके टीचरों ने सिखाया होगा कि नॉर्मली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो होगी जो हम एग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट डिसाइड नहीं करे तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं, सब में इक्वल इक्वल बढ़ता है। तो ये एग्रीड रेशियो वाली बात हो गई। द टर्म प्रॉफिट इंक्लूड्स पॉजिटिव गेन एज वेल एज नेगेटिव गेन, दैट इज लॉसेस। तो कह रहा है जब हम बोल रहे हैं प्रॉफिट तो प्रॉफिट में प्रॉफिट भी आते हैं और लॉसेस भी आते हैं। However, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, however partners may agree that the one or more of them shall not share the losses। लेकिन कह रहा है मान लो 4-5 पार्टनर आपस, मान लो 5 पार्टनर हैं, वो आपस में ये एग्री कर सकते हैं कि भाई कल को तुम्हारे और मेरे में से हम चाहें तो प्रॉफिट शेयर करेंगे लेकिन लॉसेस तेरे को नहीं बेयर करने पड़ेंगे, खाली हमें बेयर करने पड़ेंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे को मैंने दिया था, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली जो तुम्हारे को मैंने समझाया था। मान लो 5 पार्टनर हैं, मान लो 4 तो पुराने दोस्त थे, 5वें वो मेरे को लेके आए, मेरी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर, तो वो बाकी 4 लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ क्या करियो, हमारे बिजनेस का पार्टनर बन जा। मैं कह रहा हूं मैं पागल थोड़ी हूं, मैं तुम्हारे बिजनेस का पार्टनर बनूंगा क्योंकि कल को अगर लॉस हो गया तो मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो तुम चारों क्या कहते हो कि भाई लॉस होगा तो हम चारों आपस में बांटेंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तो हम तेरे को भी इक्वल हिस्सा देंगे। तो ये कह रहा है आपस में पार्टनर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि लॉस के केस में हम तेरे साथ लॉस शेयर नहीं करेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, लेकिन अदरवाइज बाकी सारे क्या है, पार्टनर्स तो हैं। अच्छा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखना। टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म इट इज एसेंशियल टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कह रहा अगर आपको पार्टनरशिप में पार्टनर बनना है तो एसेंशियल है कि प्रॉफिट शेयरिंग होगी, लेकिन आगे वाली लाइन देखना, अ पर्सन डज नॉट हैव अ राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म। दो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन हु इज शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज अ पार्टनर इन द फर्म। कुछ लाइन समझ आई है
कह रहा है ये जरूरी है कि पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने लोग आपस में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं वो सारे ही पार्टनर हैं। कह रहा है कई बार हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं लेकिन हम पार्टनर आपस में नहीं होते। जो अभी तुम्हारे को मैंने को ओनर वाला एग्जांपल दिया था कि इसका बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, लेकिन हम दोनों ने मिलकर कॉमन प्लॉट लिया आधा आधा पैसा मिलाकर, और उस प्लॉट से जो इनकम आ रही है वो दोनों आधी आधी बांट रहे हैं। लेकिन इसके बिजनेस की हरकतों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मेरी बिजनेस की हरकतों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग जरूर हो रही है इस प्लॉट की वजह से, लेकिन हम आपस में पार्टनर्स नहीं है। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हो तो ये जरूरी है कि प्रॉफिट होना जरूरी है, लेकिन कह रहा है अगर आप पार्टनर खाली प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि उस प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से आपकी पार्टनरशिप भी होगी। आगे देख रहे, देयर मे बी अ केस व्हेन अ पर्सन शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट स्टिल इज नॉट अ पार्टनर। लाइन आ गई समझ? कह रहा है कई बार ऐसा भी होता है कि पर्सन प्रॉफिट तो शेयर कर रहा है आपस में, जैसे हम दोनों कर रहे थे प्लॉट का, लेकिन हम पार्टनर नहीं है। नीचे एग्जांपल पढ़ना, co-owners who share among themselves the rent derived from the piece of land are not partner because there does not exist any business। अच्छा, हमने एक लैंड ली, पीस ऑफ लैंड, उससे हम किराया खा रहे हैं, आधा आधा शेयर कर रहे हैं, तो हम दोनों किराया खा रहे आधा शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम पार्टनर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा आपस में कोई बिजनेस नहीं है, उसका अलग बिजनेस है, मेरा अलग। अगर बिजनेस ही रेंटल फिर तो बात ही अलग हो गई ना, फिर तो बिजनेस ही हो जाएगा ना वो तो। हाँ भाई, कहानी समझ आ गई? नीचे आओ। अब आता है म्यूचुअल एजेंसी। ये लाइन, ये सबसे बड़ा तो यही है फैक्टर। किसी भी पार्टनरशिप का पार्टनरशिप प्रूव करना तो म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? हर बंदा एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल है और हर बंदा एजेंट है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? हर बंदा प्रिंसिपल है, हर बंदा एजेंट है। अगर मैं हरकतें कर रहा हूं, मैं कोई डीलिंग करके आ रहा हूं पब्लिक से फर्म के बिहाफ पे, तो मैं एजेंट, बाकी प्रिंसिपल। उनमें से कोई और जा रहा था, वो एजेंट, हम प्रिंसिपल। तो हर बंदा प्रिंसिपल है, हर बंदा एजेंट है। पढ़ना, देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? मीन्स द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग। या तो सारे मिल के चलाएं या कोई एक सबके बिहाफ पे चले। सब मिल के चलाएंगे तो सब एक दूसरे के लिए लायबल है। कोई एक भी सबके बिहाफ पे चलाएगा तो जो हरकतें करेगा उसके लिए बाकी वाले लायबल हैं। अब एक केस था केडी कमात एंड कंपनी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, बड़े ध्यान सुनना। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द टू एसेंशियल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड आर दैट, वो कह रहा है अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। और कह रहा है म्यूचुअल एजेंसी को चेक करने के लिए आपको दो कंडीशनों का ध्यान देना है। वो दो कंडीशन क्या क्या है? पहला, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस ऑफ द बिजनेस। पहली बात तो ये होती है। क्या पार्टनरशिप अपने आप में एक एग्रीमेंट है? मैंने तुम्हारे को बताया था पार्टनरशिप क्या एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम बात भी क्या करते हैं? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, और प्रॉफिट इंक्लूड्स हमने ऊपर पढ़ा लॉसेस ऑल्सो। पहली बात तो ये होनी चाहिए। एंड दूसरा, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल विद इन द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 4 जो ऊपर पढ़ के आए। अच्छा, इसका मतलब एक चीज क्लियर हुई। कह रहा है किसी भी पार्टनरशिप को प्रूव करना तो दो चीजें देनी है। पहली बात तो प्रॉफिट शेयरिंग देखनी है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग कह रहा है वो ट्रू टेस्ट नहीं है। साथ में नीचे क्या बोल रहा है? साथ में क्या ध्यान देना है कि बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब मिलके चलाएं या एक सबके बिहाफ पे चलाए, ताकि तभी क्या बनेगी? म्यूचुअल एजेंसी बनेगी। सब एक दूसरे के लिए क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब नीचे एक लाइन पढ़ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये गलत है या सही है? पैराग्राफ पहले तुम्हें पढ़ाने से पहले बताता हूं इस पैराग्राफ में लिखा क्या है। एक केस हुआ और उस केस कोर्ट में चला गया, और उस केस में क्या हुआ था कि 4 पार्टनर्स थे। चारों पार्टनर्स में से ना एक पार्टनर सीनियर पार्टनर था और 3 जूनियर थे। उन 3 मतलब जूनियर का मतलब ये नहीं कि वो 18 साल से नीचे के थे, जूनियर का मतलब एक्सपीरियंस वाइज जूनियर थे। सारे मेजर थे, उम्र वाइज सारे 18 साल से ऊपर के थे, लेकिन उसमें से 3 जो थे वो एक्सपीरियंस में कम थे, एक एक्सपीरियंस में ज्यादा था। तो उन तीनों ने क्या करा, उसको बोल दिया भाई जो सीनियर वाला पार्टनर है उसको कागज पे पार्टनरशिप डीड में ऑथराइजेशन दे दी कि हमारी फर्म को सारी रिप्रेजेंटेशन तू करेगा, सारी डीलिंग तू करेगा, मगर जो प्रॉफिट होगा लॉसेज होगा हम आपस में बांट लेंगे, लेकिन मेजर सारी फर्म को रिप्रेजेंट कौन करेगा? तू करेगा। क्या ये गलत है? सही है। ये वो वाला केस हो गया एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक सबको बिहाफ पे रिप्रेजेंट करा। तो केस चला गया कोर्ट में, केस चला गया कोर्ट में, किसी दूसरे बंदे ने इनके अगेंस्ट केस कर दिया इनकी पार्टनरशिप फर्म पे कि भाई 4 पार्टनर हैं लेकिन 4 हमसे डीलिंग नहीं करते, एक ही बंदा मिलने आता है बार बार, तो ये तो गलत है, पार्टनरशिप नहीं हुई। जज ने बोला क्यों नहीं हुई? जज क्या कहता है? सेक्शन 4 लगेगा यहां पे, और जज क्या बोलता है कि पार्टनरशिप में खुद लिखा हुआ है तो सब मिलके करें या एक सबके व्याप पे करें। और जज कहता है भाई तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है कि एक ही मिलने आ रहा है, तेरी हरकतों के लिए तो बाकी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर ये तेरे साथ कुछ भी गलत करेगा तो रिस्पॉन्सिबल अकेला नहीं होगा, बाकी भी होंगे। तो पार्टनरशिप तो है, पार्टनरशिप तो है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सारे मिलने आ रहे हैं या एक मिलने आ रहा है। पढ़ना, कह रहा द फैक्ट दैट एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज इज वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब होता है समा जाना, इन वन पार्टनर और द फर्दर circumstance that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of the firm are not destructive, destructive मतलब होता है वो अलग नहीं है,
इन द थ्योरी ऑफ द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड द टू एसेंशियल कंडीशन मेंशन्ड अबव आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्सक्लूसिव पावर मतलब सारा कंट्रोल एक ही के हाथ में दे दिया और एक ही बंदा सारी डीलिंग कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव मतलब कुछ गलत नहीं है इसमें, बस क्या ध्यान देना है ऊपर वाली दो कंडीशन पूरी हो जाए। और वो दो कंडीशन ऊपर वाली क्या है, पहला प्रॉफिट शेयरिंग सब में इक्वल हो रही हो, बट रही हो, और दूसरा सब एक दूसरे के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। अगर ये दो चीजें पूरी हो रही हैं तो भले ही एक ही बंदा पूरी फर्म को ऑपरेट कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, अकेला बंदा भी कंटिन्यू कर सकता है। बात समझ आ गई जी? पक्का पक्का, नीचे आओ। अच्छा, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये आपको बात पता है क्या? पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो लिखत में रहता है क्या उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं? यस। अब आगे बढ़ो। हाँ, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जरा पढ़ना। वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अच्छा, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? जो बोल के करा, लिख के करा। एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स to share the profit of a business and the business is carried on by all or any of them acting for all, there will be no difficulty in determining the existence of partnership because condition for partnership given in section 4 are fulfilled। वो कह रहा है हमें दिक्कत कब आती होगी, अगर हमें किसी बिजनेस को पहचानना है कि ये पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं, तो उसको पहचानने के लिए हमारे को मेनली दो चीजें देखनी पड़ती हैं, तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। एक तो पहले बात है प्रॉफिट वाला काम कर रहे नहीं कर रहे, मतलब बिजनेस इनका प्रॉफिट अर्न करने के लिए है या नहीं है। दूसरा, क्या ये आपस में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीसरा, कि एक दूसरे के लिए एक दूसरे रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। कह रहा अगर ये तीन चीजें पूरी हो रही हैं सेक्शन 4 वाली, तो कह रहा फिर तो बात ही खत्म होगी। कह रहा फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फिर तो हमें पता है वो पार्टनरशिप है। कह रहा कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि वो पार्टनरशिप चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। तो कह रहा अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज पार्टनरशिप है या नहीं है, तो कह रहा तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो कह रहा सेक्शन 4 का ट्रू टेस्ट फॉलो करो। अच्छा, तुम्हारे को मैंने पापा वाला एग्जांपल दिया था, बाप का बिजनेस था, बाप मर गया, बाप की 3 औलादें, यहीं रुक जाओ। क्या बाप मर के बाप की 3 औलादें, वो तीनों औलादें मिलकर बिजनेस संभाल रही हैं, उन्हें भी शायद नहीं पता कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। लेकिन अब हम एज अ लॉ स्टूडेंट या हम लीगल बैकग्राउंड की नॉलेज रखने वाले लोग, क्या हमको समझ आता होगा कि वो पार्टनरशिप है नहीं? क्या हम समझने के लिए चेक कर सकते हैं? चेक करने के लिए हम पहला टेस्ट क्या देखेंगे कि बिजनेस कर रहे हैं या सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जी पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं, पहला टेस्ट पूरा हो गया। दूसरा टेस्ट, क्या भाई पापा के पास जितनी भी पापा की दुकान में जितनी भी सेल होती है, अब ये तीनों लड़के बैठे हैं, क्या शाम को प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं इसकी? नहीं करते हैं। क्या जाते हुए करते हैं? करते हैं। तीनों भाई क्या करते हैं आपस में, जब शटर गिराते हैं तो जितना प्रॉफिट आज का होता है सारे इक्वल बांट लेते हैं। दूसरा टेस्ट पूरा हो गया। क्या ये देख रहे हैं, तीसरा टेस्ट हम ये देख रहे हैं कि अगर एक बंदा उधार लेके आया माल, क्या बाकी दोनों को भी चुकाना पड़ रहा है? तो चुकाना पड़ रहा है। अच्छा, या दूसरा चला गया तो पहले वाले दोनों को चुकाना पड़ रहा है। मतलब एक दूसरे की हरकत के लिए क्या बाकी दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? तो हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या म्यूचुअल एजेंसी भी हो गया, म्यूचुअल एजेंसी भी हो गया। दिस इज पार्टनरशिप, दिस इज पार्टनरशिप। जरा पढ़ लो, खत्म हो गया। तो कह रहा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में कह रहा 3 मेन टेस्ट हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि पार्टनरशिप है या नहीं है। पहला है एग्रीमेंट। अच्छा, क्या एक बात बताओ, एग्रीमेंट कह रहा है एग्रीमेंट ट्रू टेस्ट होता है, मतलब एग्रीमेंट पार्टनरशिप का एक पार्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप बनती कैसे है? एग्रीमेंट से। लेकिन क्या सारे एग्रीमेंट पार्टनरशिप ही होते हैं? तुमने घर में किराएदार रखा, क्या वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या रेंट एग्रीमेंट है? इसका एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है। एग्रीमेंट तो कई तरीके के होते हैं, एग्रीमेंट एक छोटा सा पार्ट है किसका? पार्टनरशिप का। तो पहले हम ट्रू टेस्ट का मतलब क्या, टॉपिक का मतलब क्या है? ट्रू टेस्ट मतलब हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पार्टनरशिप को पहचानने के लिए मेन चीज क्या है जो कहीं और ना मिले, सिर्फ पार्टनरशिप में मिले। अच्छा, कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर ने गलत काम करा, क्या एक डायरेक्टर के फ्रॉड के लिए बाकी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं, सिर्फ जिसने गलत करा वही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर फ्रॉड करेगा, बाकियों को भी चुकाना पड़ेगा। इसका कंपनी के केस के अंदर, एलएलपी के केस में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, एक की हरकत के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सिर्फ जो गलत कर रहा है वही। अच्छा, विजय माल्या गलत करके भागेगा तो क्या विजय माल्या लायबल होगा ना? उसके बच्चे तो नहीं लायबल हो जाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप के केस के अंदर अगर उसकी फैमिली में उसके बच्चे भी पार्टनर्स बने हुए थे तो वो भी लायबल हो जाएंगे। बात समझ आती है? अब जरा पढ़ना। पहला एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बट दिस इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। आपको बात पता ही है। कह रहा है एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनरशिप में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया तो पार्टनरशिप हो गई। सारे एग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं होती। एग्रीमेंट तो कई जगहों पे कई चीजों के लिए होते हैं। पहला तो ये खत्म हो गया। दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये भी आपको पता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप में एसेंशियल है, लेकिन क्या ट्रू टेस्ट है? नहीं। जरा पढ़ना। कह रहा है द रिसीट्स बाय अ पर्सन ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, जो देखते ही लगे, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, जो देखते ही पता लग जाए। अच्छा, जैसे तुमने कोई बंदा रोड से फटे हुए कपड़े पहन के जा रहा है और हाथ में उसके आईफोन 14, तुम कहोगे साला भिखारी चुरा के लाया होगा। तो इसका तो तुमने देखते ही बोला फटे हुए कपड़े हैं, पैर में चप्पल नहीं है और हाथ में उसके आईफोन 14 है, कि तुम देखते ही
प्राइमा फेसी करना देखते ही शक हो जाए कि तुम्हें देखते ही शक हो जाएगा उसको कि साला चोर है, तब इसके हाथ में आईफोन 14 आया, कैसे पहनने को चप्पल नहीं और हाथ में आईफोन 14 है। इसको हम बोलते हैं प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी मतलब जिसको देखते ही जज करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब तो ऑन द फेस ऑफ इट, जो देखते ही पता लगे। तो क्या कह रहा है, द रिसीट्स बाय अ पर्सन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज प्राइमा फेसी एविडेंस दैट ही इज अ पार्टनर, बट दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट। कह रहा पार्टनरशिप के अंदर अगर प्रॉफिट आ रहा है, कह रहा दो तीन बंदे अगर आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो देखते ऐसा लगता है कि ये पार्टनर होंगे, लेकिन कह रहा है कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है, फाइनल टेस्ट नहीं है। दो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एसेंशियल, बट इट डज नॉट ऑलवेज फॉलो दैट हु पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस शैल नेसेसरी बिकम अ पार्टनर। कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप में एसेंशियल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो लोग आपस में प्रॉफिट बांट रहे हैं वो सारे पार्टनर ही होंगे। अभी जो हमने एग्जांपल दिया था को ओनर वाला, वो बिजनेस, इसका मतलब मेन चीज में क्या ध्यान देनी कि दोनों का बिजनेस भी कॉमन होना चाहिए। अगर बिजनेस उसका अलग है हमारा अलग है, लेकिन हम किसी और चीज की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, तो वो को ओनरशिप कहलाएगी, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। भैया फिर तो पार्टनरशिप ही हो गई ना, और फिर प्रॉफिट शेयरिंग करें फिर तो एक ही बिजनेस है, तो फिर अच्छा मतलब माल अलग अलग है, मतलब दोनों सेम काम में डील करते हैं लेकिन आपस में तो नहीं कर रहे ना, तो बिजनेस कंबाइन नहीं हुआ ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अच्छा तू तो मजे ले गया, तू तो सोच रहा है कि वो भी कपड़े बेचता मैं भी कपड़े बेचता हूं, है ना, वो नहीं है। अच्छा देखना, अच्छा एक पढ़ना, एक एग्जांपल दिया, द कॉक्स वर्सेस हिकमैन, अ ट्रेडर ऑन हिज बिजनेस अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज क्रेडिटर्स, द ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस वाज टू पे ऑफ देम ऑफ क्रेडिट ऑफ अ बिजनेस, इट वाज हेल्ड दैट नो पार्टनरशिप एक्सिस्टेड बिटवीन द ट्रेडर एंड क्रेडिटर्स। अच्छा इस लाइन का मतलब बताओगे मेरे को, अ ट्रेडर ऑन हिज बिजनेस अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज क्रेडिटर। सुनना बड़े ध्यान से, क्या है, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, सुनना इसका एग्जांपल समझा रहा हूं फिर पढ़वाऊंगा, ये एग्जांपल क्या दिया हुआ है तो मैं समझाता हूं, सुनना। जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो एक पर्सन है मिस्टर बी, मान लो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 10 लाख रुपए का लोन दिया था, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे मिस्टर बी कौन हो गया, क्रेडिटर, और ए कौन हो गया, डेटर। अच्छा मान लो ये ट्रेडर है, ये कोई बिजनेस करता है, और क्रेडिटर ने शर्त क्या लगाई है, देख तेरे को 10 लाख का लोन दे तो रहा हूं, लेकिन जब तक तू मेरा 10 लाख चुकाएगा नहीं ना तब तक तेरे बिजनेस पे कंट्रोल मेरा रहेगा। इसका मतलब तो जो शाम को जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसका कुछ हिस्सा तू लेके जाएगा, कुछ हिस्सा तू मेरे को देगा, ताकि धीरे धीरे मेरा कर्जा उतर जाए। अच्छा इसका मतलब शाम को जो भी ये ट्रेडर प्रॉफिट अर्न करता होगा, शाम को ये जो भी ट्रेडर प्रॉफिट अर्न करता होगा, क्या उस प्रॉफिट में से कुछ शेयरिंग किसको ट्रांसफर करता होगा। मान लो प्रॉफिट की 40% शेयरिंग, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहा है किसको, क्रेडिटर को। तो इसका देखा जाए तो इन दोनों के बीच में क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग है, लेकिन क्या ये पार्टनरशिप है। क्या इसकी हरकतों के लिए, एक हरकतों के लिए बी लायबल होगा, क्या हो गया, क्या एक हरकतों के लिए बी लायबल होगा, क्या बी की हरकतों के लिए ए लायबल होगा। सिर्फ लोन के पैसे चुकाने की बात हो रही है, तो पार्टनरशिप कहां से हो गई, म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, इसका यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो कह रहा है दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। ये ध्यान देने वाली बात तो यही थी ना, अब ये पढ़ लो, एक तो को ओनर वाला एग्जांपल दिया था, एक ये रहा, अब पढ़ना क्या कह रहा है, एग्जांपल को पढ़ना क्या कहता है, इन केस ऑफ कॉक्स वर्सेस अ ट्रेडर ऑन हिज बिजनेस अंडर द सुपरविजन ऑफ, अच्छा उसके ट्रेडर के बिजनेस पे सुपरविजन कौन रख रहा है, ध्यान कौन रख रहा है, क्रेडिटर रख रहा है। आगे, और ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस वाज टू पे ऑफ देम आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अच्छा वो ट्रेडर बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अभी यहाँ पे, कि जो वो पैसा कमाता जाएगा उसमें से किसका कर्जा उतारेगा, अपने क्रेडिटर का कर्जा उतारेगा। लेकिन क्या क्रेडिटर और ये दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, या क्रेडिटर अपना कोई काम करता होगा, ट्रेडर अपना काम कर रहा है, बस जो उसने कर्जा लिया हुआ है उसके लिए वो आपस में क्या कर रहा है, प्रॉफिट की बात हुई है कि मैं उतार दूंगा। इट वॉज हेल्ड दैट नो पार्टनरशिप एक्सिस्ट बिटवीन ट्रेडर एंड क्रेडिटर। तो जज ने क्या बोला, ये पार्टनरशिप नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्रेडर की हरकतों के लिए क्रेडिटर लायबल नहीं है, क्रेडिटर की हरकतों के लिए ट्रेडर लायबल है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन स्टिल ये पार्टनरशिप नहीं है। तो कह रहा है द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज दो स्ट्रॉन्गेस्ट बट नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट। तो कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्ट तो है लेकिन कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है कि ये पार्टनरशिप है। लास्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी, यही इंपॉर्टेंट है, देखना। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स क्या, द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। That means business of the firm is not necessary to be carried on by all. It may be carried on by any of them on behalf of all of them. ये आपको पता ही है। Thus a partner is both agent as well as principal। की बात मैं तुम्हारे को पहले बता चुका हूं, हर पार्टनर एजेंट और हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, वो एजेंट का भी रोल प्ले करता है और प्रिंसिपल का भी रोल प्ले करता है। Therefore as per the rule of mutual agency, mutual agency का मतलब क्या है, carried on by all or any of them acting for all,
इफ अ पार्टनर बाय हिज एक्ट कैन बाउंड टू द अदर पार्टनर एंड ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर एज वाज डन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, देन देयर इज अ पार्टनरशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन। इसका मतलब क्या कह रहा है, अगर एक पार्टनर अपनी हरकतों की वजह से दूसरों को लायबल ठहरा सकता है और दूसरे पार्टनर अपनी हरकतों की वजह से इसको लायबल ठहरा सकते हैं, तो ये म्यूचुअल एजेंसी है। तो क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, और सब एक दूसरे के लिए क्या है, लायबल है, क्योंकि सबका बिजनेस कॉमन है, सबका बिजनेस कॉमन है। दस म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नीचे आते हैं, अब पार्टनर इज एजेंट। अब वो बता रहा है कि पार्टनर प्रिंसिपल कब है और पार्टनर एजेंट कब है। अच्छा, जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं एजेंट, और जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो प्रिंसिपल, तो ये वो बता रहा है। अब पार्टनर इज एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। अच्छा, बाय हिज एक्ट मतलब डीलिंग तो वो करने गया है, लेकिन इसकी हरकतों के लिए बाकी भी लायबल है। दैट इज अदर पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट प्रोवाइडेड द एक्ट वाज डन विद इन द स्कोप ऑफ द, अच्छा लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मेरी सारी हरकतों के लिए लायबल हो गए, मान लो अदर पार्टनर मेरी उन हरकतों के लिए लायबल होंगे जो मैंने बिजनेस के लिए करी है। अच्छा, मान लो मैं पार्टनर हूं, दूसरा भी पार्टनर है, हमारा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, और मैं रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस के लिए 10 लाख को उधार लेके आया, तो बाकी पार्टनर लायबल होंगे। लेकिन मैं अपनी बीवी को ज्वेलरी पर्सनल गिफ्ट देने के लिए उधार लेके आया, तो उसके लिए बाकी पार्टनर लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वो बिजनेस के लिए उधार नहीं है। तो कह रहा है वो बाकी पार्टनर तब लायबल होंगे जब उसकी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में पावर होगी। वो स्कोप ऑफ अथॉरिटी का मतलब है वो बिजनेस के लिए डीलिंग करने जा रहा है, तभी बाकी पार्टनर लायबल होंगे, नॉर्मल डीलिंग के लिए बाकी पार्टनर लायबल नहीं होंगे। है प्रोवाइडेड मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन प्रोवाइडेड द एक्ट वाज डन विद इन द स्कोप। तो प्रोवाइडेड एक्ट वाज डन विद इन द स्कोप मतलब एक्सेप्शन है कि वो एक्ट जो उसने करा वो पार्टनरशिप के दायरे के अंदर अंदर करा और पार्टनरशिप के भले के लिए कराओ, अपने पर्सनल मोटिव के लिए ना कराओ। और प्रिंसिपल, पार्टनर प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि बाकियों के लिए वो क्या खुद क्या होगा, लायबल होगा, बाउंड होगा। अच्छा, एजेंट क्यों होता, क्योंकि वो बाकियों को लायबल ठहरा पा रहा था। प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि वो लायबल होगा। यही वो बता रहा है। ये खत्म होने के बाद अच्छा एक चीज और, दस द लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। क्या बताई थी बात, क्या लॉ ऑफ एजेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या उसी की एक्सटेंशन है, पहले वो लगेगा साथ में ये भी लगेगा। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड से अगली क्लास से करेंगे, ठीक है, यहीं तक रखते हैं।